एपिसोड 61। अभी अद्वितीय अपना काम कर रहा था और नूर बेड पर बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो धीरे से बेड पर से उठने लगती हैं। अभी नूर का एक हाथ उसके पेट पर था तो दूसरा बेड पर। जैसे ही नूर बेड पर से उठकर एक कदम आगे चलती हैं, तभी अद्वितीय की नज़र नूर पर पड़ती है। तभी वो झट से अपनी जगह पर से उठता है और फिर नूर की तरफ बढ़ता है। अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए अपनी प्लेन आवाज में उससे पूछता है, क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन करोगे नूर कि आप बेड पर से नीचे क्यों आई और आप अभी कहाँ जा रहे थे? मैंने मना किया था आपको और ये भी बोला था कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बताओगे, तो आप खुद से क्यों उठे? आपको कोई अंदाजा भी है कि आपकी चोट कितनी गहरी है और अगर आप ऐसे ही करोगे और मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके टांके खुलने में देर नहीं लगेगी। अगर गलती से भी ऐसा हुआ ना एंजल तो मुझे फिर से टांके लगाने पड़ेंगे और फिर मैं आपको 1 महीने तक बेड से उठने नहीं दूंगा, याद रखिए। अद्वितीय की बात सुनकर नूर को डर लगने लगता है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आई एम सॉरी अदू। वो मुझे बहुत बोर लग रहा था तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी स्टडी कर लूँ तो बस अपना बैग लेने जा रही थी, सॉरी। नूर की बात सुनकर अद्वितीय नूर को धीरे से बेड पर बिठाता है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी थोड़ी सॉफ्ट आवाज में नूर से कहता है, अगर यही बात थी तो आप मुझे बताते ना बेटा, मैं आपको आपका बैग लाकर देता और आप वही बेड पर बैठे बैठे स्टडी करते। तभी नूर अपना क्यूट सा पाउट बनाते हुए अद्वितीय से कहती है, पर आप भी तो अपना काम कर रहे थे ना, तो ऐसे में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। नूर की बात सुनकर अद्वितीय की सर्द एक्सप्रेशन वाली आंखों में थोड़ी सी नरमी आ जाती हैं। तभी अद्वितीय नूर के छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामता है और फिर नूर के माथे पर एक डिप किस करता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भले ही मैं कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना करूं या फिर कितना ही बिजी क्यों ना रहूं, पर हमेशा मेरे पास आपके लिए टाइम होगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही रिजर्व होगा। मेरे लिए मेरे काम से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आप और मेरे दोनों भाई है। मानता हूं कि मैं बहुत ज्यादा वर्काहॉलिक हूं, पर मेरी जान फॉर मी माई फैमिली कम फर्स्ट, समझे आप। तभी नूर अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ अद्वितीय से कहती है, येस येस, पर अभी मैं ठीक हूं और आप अपना वर्क करो। मैं फिर से अपनी जगह बेड पर बैठकर अपनी स्टडी करती हूं और आप अपना वर्क करो। अभी आप मुझे बस बेड पर बिठा दो और मेरा बैग मुझे दे दो। तभी अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, योर विश इज माई कमांड माई टे ओवर, आ जाओ। इतना कहकर अद्वितीय बहुत धीरे से नूर को उठाता है और फिर नूर को वापस से उसके जगह पर बिठाता है। तभी अद्वितीय उस रूम के एक कोने में रखा नूर का बैग नूर को देता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आप तब तक अपनी बुक्स निकालो, मैं अभी आता हूँ एंजल, और यहाँ से हिलना नहीं, ओके। नूर बस अपना सिर हाँ में हिलाती है और अपना बैग खोलने लगती हैं। तभी अद्वितीय रूम से बाहर चला जाता है। ठीक 5 मिनट बाद अद्वितीय वापस से उसके रूम में आता है और देखता है कि अभी नूर उसके बुक्स में कुछ लिख रही थी। जब अद्वितीय ने नूर को उसका बैग दिया था, तभी उसने नूर के आगे बेड पर ही एक छोटा स्टडी टेबल भी रख दिया था, ताकि नूर को कुछ लिखना हो तो उसे तकलीफ ना हो। अभी नूर बहुत ही आराम से और कंफर्टेबली अपनी स्टडी कर रही थी। तभी अद्वितीय नूर के पास आता है और अपने पास किसी फैमिलियर शैडो को महसूस करने के बाद नूर अद्वितीय की तरफ देखती है, जिसके हाथ में अभी एक पूरा जग भरकर मैंगो जूस का था। नूर पहले उस जग को देखती है और फिर अद्वितीय की तरफ। तभी अद्वितीय नूर की कंफ्यूजन को दूर करते हुए उससे कहता है, एंजल, मैं ये आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप ज्यादा पानी नहीं पीते हो, तो ये जूस ठीक है। मैं एक ग्लास भरकर आपके बाजू वाले टेबल पर रख रहा हूँ और बाकी फ्रिज में। नूर बस अपना सिर हिलाती है, क्योंकि उसे पता था कि अद्वितीय से बहस करना उसे कितना भारी पड़ सकता था। तभी अद्वितीय एक ग्लास जूस नूर के बेड के लेफ्ट साइड में जो टेबल था, वहां पर रख देता है और फिर वो जग उसके रूम में ही मौजूद एक मिनी फ्रिज में रख देता है। तभी अद्वितीय एक आखिरी बार नूर की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है, स्टडी वी ऑन, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर प्रॉब्लम हुई तो आप बिना झिझक के मुझसे पूछ सकते हो, ओके। नूर अद्वितीय की तरफ देखकर अपनी आंखों को बंद चालू करते हुए अपनी एक प्यारी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, ओके अदू, अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बोलूंगी। नूर की बात सुनकर अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और फिर एक बार नूर की तरफ देखता है, जो अभी फिर से अपनी स्टडी में फोकस कर रही थी। उसे देखकर अद्वितीय के चेहरे पर एक जेन्युइन वाली स्माइल आती है। तभी अद्वितीय भी अपनी जगह सोफे पर जाकर बैठता है, पर उसकी नज़र अभी सिर्फ और सिर्फ नूर पर ही होती है। तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल करता है और वो नूर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ये सच में किसी एंजल से कम नहीं है। अपनी मम्मा का ड्रीम पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रही है।
कहाँ इस उम्र के बच्चे उनकी लाइफ एंजॉय करने में लगे रहते हैं और कहाँ मेरी इस छोटी सी एंजल ने अपने छोटे छोटे कंधों पर उसकी मॉम के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई हुई है। कोई बात नहीं, ये अभी उसके अकेले की जिम्मेदारी नहीं, मेरी भी है, और मैं हर तरह से अपनी एंजल का साथ दूंगा और हम दोनों मिलकर उसकी मम्मा का ड्रीम पूरा करेंगे। एंजल को उसके मम्मा का ड्रीम पूरा करना है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो अपनी लाइफ नहीं जिएगी। ऑफ कोर्स शी वाई। भले ही मैं नूर को दूसरे बच्चों की तरह पूरी तरह से बिगड़ने नहीं दूंगा, पर थोड़ा बहुत तो बनता है। आखिरकार वो पुरानी वाली नूर खुराना नहीं है, पर अभी वो नूर सिंह शेखावत है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दोनों भाई उनकी प्रिंसेस को बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और ना ही मैं चाहता हूं कि वो कोई कमी छोड़े। After she also have the right to spend her life with joy and happiness like other teenagers and I why make sure that she why do this। इतना कहकर अद्वितीय भी अपना लैपटॉप उठाता है और उसे अपनी गोद में रखकर फिर से अपना काम करने लगता है। अद्वितीय का उसके काम के साथ साथ नूर पर भी पूरा फोकस था। तो वही नूर का पूरा ध्यान उसकी बुक में था। वो इस वक्त शायद कुछ सॉल्व कर रखी थी और उसने अभी अपनी टंग को बाहर निकाला हुआ था, जिसकी वजह से वो अभी बहुत बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय के चेहरे पर अभी एक स्माइल आती है, पर तभी वो अपनी स्माइल को फिर से अपने सर्ड फेस एक्सप्रेशन के पीछे छिपाता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में उससे कहता है, एंजल। अद्वितीय की ऐसी प्लेन आवाज सुनकर नूर झट से उसकी तरफ देखती है। तभी अद्वितीय अपनी शार्प आंखों से उस जूस के ग्लास की तरफ इशारा करते हुए नूर से कहता है, फिनिश करो वो जूस और उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। कम ऑन हैव दैट जूस नूर। अद्वितीय की बात सुनकर नूर उस ग्लास की तरफ देखती है और फिर अपना क्यूट सा मुंह बनाती है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अदू मेरा ये पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं वो पी लूंगी ना, पक्का। तभी अद्वितीय नूर के फेस पर से बिना अपनी नजरें हटाए अपनी डोमिनेटिंग आवाज में नूर से कहता है, मैं सिर्फ 3 तक के काउंट करूंगा एंजल, और अगर मेरे 3 काउंट करने से पहले आपने वो जूस खत्म नहीं किया तो नो मोर चॉकलेट्स फॉर यू। फिर वो सारी कड़वी मेडिसिन आपको बिना चॉकलेट के ही खानी पड़ेगी, ठीक है? अभी मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। 1, 2, 3। इससे पहले कि अद्वितीय अपनी 3 तक की काउंटिंग को पूरी करता नूर झट से उसके साइड में रखे टेबल पर से वो ग्लास उठाती है और उसमें मौजूद जूस पी लेती हैं। वो एक ग्लास जूस पीते ही नूर के मुंह से एक छोटी सी डकार भी निकलती है, जिसकी वजह से नूर झट से अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद करती हैं। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपना प्यारा सा मुंह बनाती है और फिर अपनी एम्बेरसमेंट भरी आवाज में अद्वितीय से कहती है, सॉरी अदू, ये मैंने नहीं किया सच्ची, वो तो गलती से हो गया। शायद मेरा टमी फुल हो गया तो इसी वजह से वो आवाज आई होगी। नूर की इतनी प्यारी बात सुनकर आखिरकार अद्वितीय के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ ही जाती है। तभी अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए नूर से कहता है, कोई बात नहीं एंजल, ये सबके साथ होता है तो इट्स ओके। नूर बस अद्वितीय को अपनी एक बड़ी सी स्माइल देती है और फिर से अपनी स्टडी में लग जाती हैं। 1 घंटे बाद अभी अद्वितीय का वक्त पूरा हो चुका था और तभी वो अपने लैपटॉप को बंद करते हुए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करता है। तभी कुछ 5 मिनट बाद अद्वितीय अपनी आंखें खोलता है और अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए अपने मसल्स को रिलैक्स करता है। तभी उसका ध्यान बेड की तरफ जाता है और जब वो बेड पर देखता है तभी उसके माथे पर थोड़ी चिंता की लकीरें झलकने लगती हैं। असल में इस वक्त नूर वही स्टडी करते हुए बैठे बैठे ही सो गई थी, जिसकी वजह से अभी उसका सिर उस छोटे से स्टडी टेबल पर था और अभी भी उसने अपने हाथ में एक पेन पकड़ा हुआ था जो पूरी तरह से उसकी पकड़ से अभी धीरे धीरे छूट रहा था। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और तुरंत अपनी जगह पर से उठकर नूर की तरफ आता है। अद्वितीय सबसे पहले बहुत ध्यान से नूर के हाथ से वो पेन लेता है और फिर हल्के से नूर का सिर उस स्टडी टेबल पर से उठाकर उसे अपनी एक हथेली पर रखता है, और वैसे भी उसका सिर इतना छोटा सा था कि वो अद्वितीय के एक हथेली पर बहुत आसानी से फिट हो रहा था। तभी अद्वितीय धीरे से वो स्टडी टेबल वहां से उठाता है और उसे बेड के दूसरे तरफ रखता है और फिर धीरे से नूर को बेड पर सुलाता है। नूर को सुलाने के बाद अद्वितीय सबसे पहले नूर की सारी बुक्स और बाकी स्टेशनरी उसके बैग में रखता है और फिर उसका बैग की जगह पर रखता है और साथ में स्टडी टेबल भी उसकी जगह पर रखता है। तभी अद्वितीय नूर की कमर तक की बॉडी को बेडशीट से कवर करता है और फिर धीरे से उसका फ्रॉक ऊपर उठाकर उसकी ड्रेसिंग चेक करता है। जब अद्वितीय को ये यकीन हो जाता है कि नूर की ड्रेसिंग और चोट दोनों ठीक है, तभी वो नूर का ड्रेस ठीक करता है और उसे ठीक से कवर करके उसके माथे पर एक किस करता है। धन्यवाद। एपिसोड 62 नूर ने मारा मायरा को थप्पड़। नूर और मायरा का आमना सामना और मायरा के आगे राठौर फैमिली का खुलासा। कुछ दिनों बाद वही मुंबई सेंट्रल जेल में इस वक्त वहां शांति छाई हुई थी, पर इसमें भी किसी के साजिशों की हल्की हल्की गूंज थी।
वही अंश इस वक्त उसके सेल में बंद था, पर अभी उसके चेहरे पर जो भी एक्सप्रेशंस थे वो उस दिन से बिल्कुल अलग थे जब उसने अद्वितीय को सब कुछ बताया था। तभी अंश अपनी जगह पर बैठता है और फिर अपनी शैतानी स्माइल के साथ कहता है, भले ही मैं उस अद्वितीय की सारी बातें मान लूं, पर उसकी एक बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। मैं किसी भी हालत में फिर से नूर को अपना बनाकर रहूंगा। मैं नूर को हमेशा हमेशा के लिए उस अद्वितीय से दूर कर दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सबसे बड़ी गलती कर दी अद्वितीय तुमने, जो मुझ पर इतनी आसानी से भरोसा कर लिया। अभी देखो कैसे मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ से बाहर निकलता हूँ और तुमसे नूर को दूर, बहुत दूर लेकर जाता हूँ। नूर खुराना सिर्फ रेयांश सिंह राठौड़ की थी, है और हमेशा रहेगी। बेचारा अंश नूर को पाने के सपने सजा रहा था, पर उसे इस बात की खबर भी नहीं थी कि अभी वो पुरानी नूर खुराना नहीं है। उसकी नूर तो अभी मर चुकी थी, पर अब जो नूर थी वो अद्वितीय की नूर थी। अंश अपने शैतानी दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था और उसे लग रहा था कि अद्वितीय सबसे बड़ा बेवकूफ है, पर क्या ये सच था? वहीं दूसरी तरफ अद्वितीय के स्पेशल टॉर्चर रूम में इस वक्त ईशान, मायरा और रागिनी को वहां बांध कर रखा हुआ था और उनके साथ साथ उनके ऊपर नजर रखने के लिए वहां काफी गार्ड्स भी मौजूद थे। तभी ईशान उन गार्ड्स में से कुछ एक दो गार्ड्स की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, क्यों, क्या हुआ? और तुम्हारे बॉस अद्वितीय की गर्लफ्रेंड नूर मरी या नहीं? अगर नहीं मरी तो कोई बात नहीं, यहाँ से बाहर निकलते ही मैं फिर से उसे चोट पहुंचाऊंगा और देखना इस बार वो बचेगी नहीं। ईशान की बात सुनकर वहां मौजूद सभी गार्ड्स की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, तो वही मायरा और रागिनी के चेहरे पर अभी एक गंदी सी स्माइल आती है। इससे पहले कि अद्वितीय का कोई दूसरा गार्ड ईशान को उसका जवाब देता, वो लोग पीछे से युवी की बहुत ही सर्द आवाज सुनते हैं, एक बार जो गलती हम लोगों ने कर दी इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस गलती को बार बार दोहराएंगे। अब रही बात हमारी प्रिंसेस को फिर से चोट पहुंचाने की, उसे तकलीफ देने की, तो अफसोस इस बार तुम तीनों में से कोई भी ये काम करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तभी आयु वहां खड़ी मायरा के पास आता है और अपनी नफरत भरी नजरों से उसे घूरते हुए उससे कहता है, वो तो नूर को तुमसे कुछ बात करनी थी, एक आखिरी बार, और इसीलिए तुम अब तक जिंदा हो, वरना जिस दिन तुमने नूर पर वो जानलेवा हमला किया था ना, ठीक उसी दिन मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। आयु की बात सुनकर मायरा अंदर से डर के मारे कांप जाती हैं, क्योंकि उन तीनों भाइयों का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि बस उनके आगे 2 मिनट के लिए खड़े रहने से भी सबके हाथ पैर कांपने लगते थे। आयु की बात सुनकर मायरा को डर तो लगता है, पर वो अपना डर अपने चेहरे पर नहीं आने देती। शायद मायरा को ये पता नहीं था कि वो अभी किसके आगे खड़ी थी। ये तीनों भाई दूर से ही इंसान की शक्ल देखकर उसके अंदर के डर को भांप लेते थे, तो इनके लिए मायरा के डर को भांपना कौन सी बड़ी बात थी। तभी आयु एक बार युवी की तरफ देखता है और जब युवी उसे इशारा करता है, तभी आयु बाहर चला जाता है। तभी 5 मिनट बाद उन सबको किसी की परछाई दिखती है। जब वो लोग अपना अपना सिर ऊपर उठाकर उस तरफ देखते हैं, तभी उन्हें वहां नूर अद्वितीय और आयु के साथ खड़ी दिखती हैं। अभी नूर बस अपनी नफरत भरी नजरों से मायरा की तरफ ही देख रही थी, तो वही अद्वितीय भी उन तीनों मायरा, रागिनी और ईशान को अपनी तेज नजरों से घूर रहा था। तभी नूर बिना कुछ सोचे समझे मायरा की तरफ आती हैं और फिर खींचकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं। नूर के हाथ का करारा थप्पड़ खाकर एक पल के लिए मायरा का दिमाग ब्लैंक होता है, तो वही रागिनी और ईशान नूर का ये अवतार देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी मायरा अपनी ब्लैंक स्टेट से बाहर आते हुए नूर की तरफ देखती है और फिर उससे कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना कहकर मायरा नूर को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर तभी अद्वितीय हवा में ही उसका हाथ पकड़ लेता है। अद्वितीय झटके से मायरा का हाथ पीछे की तरफ झटकते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, ये गलती फिर से मत करना, वरना अगली बार मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा नहीं, पर उसे तोड़ दूंगा, समझी? अद्वितीय की वार्निंग सुनकर मायरा बस अपनी आंखों को घुमाती है। तभी नूर मायरा की तरफ देखते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में उससे पूछती है, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ना ही मम्मा की मौत मेरे वजह से हुई है और ना ही पापा की, फिर इतनी नफरत क्यों कि तुमने मुझ पर वो वार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? यू नो वॉट, आई हेट यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तुम्हारी वजह से मैं उस हाल में थी। अगर तुमने इन लोगों के बदले मेरा साथ दिया होता ना तो मेरे साथ वो सब नहीं होता और ना तुम आज यहाँ होती। तुमने तो बहुत पहले ही मेरा भरोसा तोड़ा था, पर जिस दिन तुमने मुझ पर वो हमला किया था ना, उस दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जितनी भी बची कुची रिस्पेक्ट थी वो भी खत्म हो गई। अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो, पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं मिस मायरा खुराना, कि तुम जिन लोगों को अपनी फैमिली बोलती हो ना, वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। ये राठौड़ फैमिली ही है जिसने मेरे मम्मा पापा को मुझसे छीन लिया और तुम इन लोगों का ही साथ दे रही हो। पता है इस दुनिया में ना तुमसे बड़ा इडियट कोई नहीं है। ये तुम्हें अपने मतलब के लिए यूज कर रहे हैं और तुम वही कर रही हो जो ये तुमसे करवा रहे हैं।
नूर की बात सुनकर मायरा नूर के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो नूर और तुम जलती हो मुझसे, क्योंकि बचपन से ही मैं इन लोगों की फेवरेट थी और अभी भी हूं, तो बस तुम मुझसे उसी का बदला ले रही हो, इन्हें मेरी नज़रों में बुरा बना के, पर मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। तभी नूर एक नज़र उन दोनों माँ बेटे की तरफ देखती है, जो अभी नूर को उनकी शैतानी स्माइल पास कर रहे थे। उन दोनों के बाद नूर मायरा की तरफ देखती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं है तो ठीक है मत करो, और वैसे भी अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब तुम मेरी बहन नहीं हो, यहाँ तक कि मेरा और तुम्हारा दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम रहो इनके साथ और इनकी बातें सुनो, पर जब ये तुम्हें ही धोखा देकर तुम्हारे पीठ पर वार करेंगे ना, तब तुम हर एक चीज के लिए पछताओगी और तुम्हें वो मौका भी नहीं मिलेगा कि तुम अपनी गलतियों को सुधार सको। नूर की ये बातें सुनकर अभी मायरा के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी नूर उसके पास में खड़े अद्वितीय की तरफ देखकर उससे कहती है, मुझे यहाँ से बाहर ले चलिए अदू। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, आई जस्ट हेट हर सूम एपिसोड। नूर की बात सुनकर अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और नूर को लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। पर बाहर जाने से पहले अद्वितीय आयु और युवी को कुछ इशारा करता है, जिसकी वजह से अभी उन दोनों के भी चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आती है। उन दोनों के बाहर जाते ही आयु और युवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी युवी मायरा की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन और इमोशनलेस आवाज में उससे कहता है, हाँ तो बहुत ज्यादा विश्वास है ना तुम्हें इन दोनों माँ बेटे पर, जो इनके लिए तुमने अपनी सगी बहन को खुद से दूर कर दिया। इतना ही नहीं, पर इन लोगों की बातों में आकर तुमने नूर पर हमला भी किया। चलो आज मैं तुम्हें इन लोगों की असलियत दिखाता हूँ, जिसे देखने के बाद ना तुम्हारे आंखों पर जो इनके झूठे प्यार और दिखावे की पट्टी बंधी है ना वो उतर जाएगी, पर अफसोस इसे देखने के बाद तुम्हारे पास गिल्ट और आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तभी युवी आयु की तरफ देखता है तो आयु अपने फोन में कुछ स्टार्ट करता है और फिर उसे मायरा को पकड़ाते हुए उससे कहता है, लो पकड़ो इसे और इन लोगों का सच देखो अपनी आंखों से। असल में आयु ने अपने फोन में एक वीडियो स्टार्ट किया था और ये तब का वीडियो था जब नूर पैराडाइज से बाहर भागी थी और बीच रास्ते में ही आर्यन और ईशान ने नूर को रोक दिया था, और फिर उन्होंने जो कुछ भी किया था वो सब आर्यन ने अपने मुंह से कबूल किया था। उस वीडियो में उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी और ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद मायरा के पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। तो वही वो दोनों माँ बेटे पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि इन लोगों के पास ये वीडियो कैसे आई। तभी उन दोनों का शॉकिंग फेस देखते हुए आयु उनसे कहता है, क्यों यही सोच रहे हो ना कि ये सब हमारे पास कैसे आया और हमने इसे कैसे निकाला? तो बुद्धू लोग पहले देख तो लेते कि तुम लोग जहां अपना गुनाह कबूल कर रहे थे वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा हुआ था। तुम लोगों ने बिना कुछ देखे सीधा इस बच्ची के आगे अपना कच्चा चिट्ठा खोल दिया और वो सब उस कैमरे में कैप्चर हो गया। तुम लोग शायद अद्वितीय को बहुत लाइटली ले रहे हो, तभी तो पहले भी तुम लोगों ने नूर पर हमला किया, पर तभी अद्वितीय खुद बीच में आया। पर जब तुम्हारा वो प्लान फेल हो गया तो तुमने मायरा का ब्रेन वॉश करके उसके हाथों नूर को मरवाने का प्लान किया और उसमें 5% कामयाब भी हुए, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि नूर को तो कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। तभी युवी उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, तुम लोगों ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, पर हर बार तुम लोग उसमें फेल होते गए। हाउजर्स। धन्यवाद। एपिसोड 63। जब मायरा के आगे वो वीडियो आती है तभी एक पल के लिए उसके आंखों के आगे काला और घना अंधेरा छा जाता है और इसी दौरान उसके हाथों से वो फोन भी नीचे गिर जाता है। तभी मायरा पूरी तरह से ब्लैंक होते हुए उनसे कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये लोग मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। तभी अचानक से मायरा उसके पास में खड़े युवी के शर्ट का कॉलर पकड़ती है और फिर अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे पूछती है, बताओ ये सब तुमने किया है ना, ताकि मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर ट्रस्ट कर लूं। तभी आयु सबसे पहले मायरा की पकड़ से युवी के शर्ट की कॉलर को छुड़ाता है और फिर मायरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। उस थप्पड़ की वजह से मायरा सीधा जमीन पर गिरती है। तभी आयु अपनी रुड और ऊंची आवाज में मायरा से कहता है, यू नो वॉट, यू डिजर्व टू बी एपिसोड 8, क्योंकि तुम खुद वैसी ही हो। अरे तुम्हारे आंखों के आगे सब कुछ साफ साफ है, फिर भी तुम आंखें होकर भी अंधी होने वाला काम कर रही हो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई के कॉलर को पकड़ने की? अपनी औकात में रहना, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाऊंगा, समझी? अभी रही बात तुम्हारे ट्रस्ट करने की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे और मेरे दोनों भाइयों के लिए नूर सबसे ज्यादा स्पेशल है, तुम नहीं। उसे तुम जैसी बहन से बचाने के लिए हम तीनों काफी है, और अगर अभी गलती से भी उसे हार्म करने की कोशिश की तो उसी पल तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, याद रखना। चलिए भाई। युवी अपना सिर हिलाता है और तभी आयु वहां मौजूद गार्ड्स की तरफ देखकर उन्हें अपनी सख्त आवाज में ऑर्डर देते हुए उनसे कहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करो इन तीनों की, पता है ना तुम लोगों को कि ये हमारे बहुत खास मेहमान है।
याद रहे इन्हें एक बूंद पानी तक नहीं देना वरना मैं तुम सबका खाना पानी बंद करवा दूंगा। सब गार्ड्स आयु की बात सुनकर डर जाते हैं और फिर डर के मारे अपना अपना सिर हिलाते हैं। एक बार उन तीनों को अपनी गुस्से और नफरत भरी नजरों से घूरने के बाद युवी और आयु दोनों ही वहां से चले जाते हैं। इधर हॉल में नूर वो सब याद करके बस रो रही थी और अद्वितीय नूर को अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ था। अद्वितीय नूर को समझाने की, उसे शांत कराने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर बेचारी वो भी कहाँ कुछ सुनने वाली थी। नूर को ऐसे रोता हुआ देखकर अद्वितीय अपने मन में सोचता है, गॉड ये चुप नहीं हो रही हैं और मैं इस बच्ची से ये उम्मीद भी कैसे कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स जब अपने ही हमें धोखा देते हैं, बैकस्टेप करते हैं तभी बहुत तकलीफ होती होगी जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये बच्ची इतनी इनोसेंट है और इसे तो खुद उसकी ही बहन ने धोखा दिया है, तो इस वक्त इस मासूम के दिल पर क्या बीत रही होगी ये मैं तो क्या कोई भी नहीं सोच सकता। बट अद्वितीय तुझे कुछ तो करना होगा यार, तू ऐसे ही इसे टूटने नहीं दे सकता। इतना कहकर अद्वितीय नूर की तरफ देखता है जो अभी तक रो रही थी। रोने की वजह से उसका चेहरा किसी उबले हुए टमाटर की तरफ बहुत लाल हो चुका था और साथ में उसकी नीली नीली आंखें अभी पूरी सूज चुकी थी और नूर की नाक भी लाल हो गई थी। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करता है, क्योंकि नूर को ऐसे देखकर तो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी ना। तभी अद्वितीय को कोई और दूसरा रास्ता नहीं सूझता नूर को शांत कराने का, तो अद्वितीय बस नूर के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़ता है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखकर रोती है, पर नूर के शॉकिंग स्टेट के लिए अगले ही पल अद्वितीय अपने थोड़े रफ से होंठों को नूर के बहुत ही सॉफ्ट होंठों पर रख देता है। अद्वितीय के इस एक्शन से नूर एक मिनट के लिए वही जम सी जाती हैं, पर फिर वो भी कुछ नहीं करती और वैसे ही रहती है। नूर बिना कुछ बोले ही बस अपनी भीगी हुई पलकों को 2 बार झपकाकर अद्वितीय को परमिशन दे देती है जो अद्वितीय उससे मांग रहा था। नूर का जवाब मिलते ही अद्वितीय नूर को स्लोली किस करने लगता है। पर जब अद्वितीय ये महसूस करता है कि नूर को किस करना नहीं आता, तभी उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है। अद्वितीय नूर के होंठों पर एक छोटी सी किस करते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर उसके गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, जस्ट फॉलो माई स्टेप्स बेबी एंड यू अर्न्ड इट। इतना कहकर अद्वितीय फिर से नूर को किस करने लगता है और इस बार नूर भी अद्वितीय का साथ देती हैं। कुछ देर बाद अद्वितीय नूर के होंठों को छोड़ता है और देखता है कि कैसे उसके अद्वितीय सकिंग की वजह से नूर के सॉफ्ट लिप्स अभी फूल सूज चुके थे। तभी अद्वितीय नूर के होंठों को रब करते हुए उससे कहता है, एंजल आप सच में बहुत नाजुक हो, वैसे आपको अच्छा लगा? अगर हाँ तो आई कैन ट्राई दिस अगेन। इससे पहले कि अद्वितीय आगे कुछ करता या कहता, नूर झट से अद्वितीय के सीने में अपने फेस को छिपा लेती हैं। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय भी छोटी सी स्माइल करता है और नूर को हक कर लेता है। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आई ओवर यू माई ऑन्ज। तभी अद्वितीय को कुछ याद आता है और वो नूर की तरफ देखता है। अद्वितीय नूर के गालों पर किस करते हुए अपनी एक हल्की सी स्माइल के साथ उससे कहता है, एंजल आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है, तो क्या आप वो छोटा सा सरप्राइज देखना चाहते हो? सरप्राइज का नाम सुनते ही नूर किसी छोटे से बच्चे की तरह उछल पड़ती है। नूर अद्वितीय का हाथ पकड़ के उसके हाथ को हिलाते हुए उससे पूछती है, क्या सरप्राइज है अदू? आप बताओ ना प्लीज। उसे ऐसे देखकर अद्वितीय के मुंह से हंसी निकल जाती है और वो अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, ठीक है, चलिए मैं आपको आपका सरप्राइज दिखाता हूँ। इतना कहकर अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर लेकर जाता है। ऊपर वो लोग उनके रूम की तरफ नहीं पर कहीं और किसी दूसरे ही रूम की तरफ जाते हैं। उस रूम का दरवाजा तो अभी बंद होता है जिसकी वजह से नूर अंदर का कुछ भी नहीं देख पाती। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपना प्यारा सा फेस बनाती है और फिर अद्वितीय से पूछती है, ये किसका रूम है और ये बंद भी है जिसकी वजह से मुझे अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं कैसे देखूं अदू? नूर के ये ऐसे सवाल सुनकर अद्वितीय नूर के गालों को हल्के से खींचते हुए उससे कहता है, ओहो नूर, आप ना एक साथ एक ही बारी में इतने सारे सवाल कैसे पूछ सकते हो? आपकी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कोई ब्रेक है या नहीं? ऐसे तो बहुत बड़ा वाला एक्सीडेंट हो जाएगा ना बेटा। अद्वितीय की बातें सुनकर नूर बस अपनी पलकों को झपकाती हैं। तभी अद्वितीय नूर की छोटी सी नाक पर टैप करते हुए उससे पूछता है, तो मिस नूर सिंह शेखावत, क्या आप इस रूम के अंदर जाने के लिए रेडी हो? नाउ शो डी आई ओपन दिस रूम्स डोर फॉर यू माई बेबी ऑन्ज। नूर अपना सिर हाँ में हिलाती है और अद्वितीय उस रूम के दरवाजे को खोलने ही वाला होता है कि तभी उन्हें पीछे से युवी की आवाज आती है जो अभी वहां आयु के साथ खड़ा था। युवी उन दोनों की तरफ देखते हुए अद्वितीय से कहता है, हम दोनों के बिना तू मेरी प्रिंसेस को अकेले इस रूम में कैसे लेकर जा सकता है अदू? दिस इज नॉट फेयर ना यार, हमें भी तो नूर के एक्सप्रेशंस देखने हैं।
युवी की बात सुनकर नूर अभी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, तो वही अद्वित्य अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में उठाता है और सरेंडर करते हुए युवी से कहता है, आई एम सॉरी भाई। तभी आयु अद्वित्य के साथ साथ नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं, अभी चल खोल इस दरवाजे को। अद्वित्य अपने दोनों भाइयों की तरफ देखता है और तभी युवी अपने बड़े से हथेली से नूर के आंखों को कवर करता है ताकि वो आगे का कुछ भी देख ना पाए। युवी के इस सटेप की वजह से नूर अपना मुंह बनाते हुए उससे कहती है, बिग बी, आप अपना हाथ हटाओ ना, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। पहले से ही रूम का दरवाजा बंद है और उस पर आपने अभी मेरी आंखों को भी कवर कर दिया, तो ऐसे में मैं कुछ भी कैसे देख पाऊंगी। नूर के इस सवाल का जवाब देते हुए युवी नूर से कहता है, रिलैक्स प्रिंसेस, और वैसे भी बस कुछ ही सेकंड्स की बात है, इतना तो वेट आप हम तीनों के लिए कर सकते हो राइट। नूर बस एक छोटा सा ओके कहती हैं और चुप हो जाती हैं। तभी अद्वित्य उस रूम का दरवाजा खोलता है और युवी बिना नूर के आंखों पर से अपना हाथ हटाए उसे बहुत संभाल कर उस रूम में लेकर जाता है। उस रूम में अभी पूरा अंधेरा था, जिसकी वजह से वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वो तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अद्वित्य नूर से पूछता है, आप रेडी है एंजल? नूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी अद्वित्य आयु की तरफ देखता है तो आयु उस रूम के एक कोने में जाता है जहां उस रूम का मेन स्विच बोर्ड था। तभी युवी और अद्वित्य साथ में काउंटिंग करते हैं, 5.4.3.2.1 कहते ही आयु रूम की मेन लाइट्स ऑन करता है और इधर युवी भी नूर के आंखों पर से अपना हाथ हटाता है। जैसे ही नूर की नज़र उस रूम में पड़ती है वैसे ही उसकी आंखें किसी 440 वोल्ट के बल्ब की तरह चमक उठती हैं और वो जोर से चिल्लाती है, वाव। म्यूजिक स्टूडियो रूम। हाँ, ये एक म्यूजिक रूम था जहां पर सभी तरह के छोटे बड़े इंस्ट्रूमेंट थे जो म्यूजिक के लिए यूज होते थे। नूर अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, ये रूम किसका है? तभी आयु नूर के पास आते हुए उससे कहता है, रैबिट, ये रूम तो वैसे आपके अदू का ही है, क्योंकि योर अदू ऑलवेज टू सिंग समटाइम्स, और फिर अदू के साथ साथ हम दोनों भी थोड़ा अपना अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। तभी युवी नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, वैसे मैं आपको अदू का एक सीक्रेट बताता हूँ कि आपके अदू बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिंगिंग करते हैं और उनकी वॉइस भी बिल्कुल क्लियर और मैजिकल हैं। हाँ, जितना अच्छा अदू सिंग करता है वैसे हम नहीं कर पाते, पर कभी कभी उसका साथ जरूर देते हैं। आई प्लाइंग दोज इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिंगिंग एपिसोड और फॉर हिम। ये सब सुनने के बाद नूर अपनी प्राउड भरी आंखों से अद्वित्य की तरफ देखती है और फिर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, आप तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हो अदू। वी डन मिस्टर अद्वित्य वीर सिंह एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना कहकर नूर खुद ही हंसने लगती हैं और उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर अद्वित्य नूर को बैक हक करता है। तभी अद्वित्य पीछे से ही नूर के गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी प्रेशियस कॉम्प्लीमेंट माई ओवर अंडरस्कोर। आई थिंक अभी सब खुश होंगे राइट, क्योंकि अभी आप सबको अपडेट तो मिल गया है, पर सीरियसली गाइज, मतलब अगर मैं कुछ दिनों से अपडेट नहीं दे रही हूं तो इसके पीछे कोई रीजन हो सकता, कुछ बड़ा रीजन हो सकता है, वो समझो ना यार। और क्या ये स्टोरी किसी के जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आप लोगों के लिए? सिर्फ मुझे और मेरी फैमिली को ही पता था कि इन दिनों में मैं किस भयानक सिचुएशन में फंसी थी, और ऐसे में मेरे लिए ये स्टोरी मेरी जान से ज़्यादा बढ़कर नहीं थी, तो मैंने कोई अपडेट नहीं दिया, सॉरी। अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे बता सकते हो। धन्यवाद। एपिसोड 64, अद्वित्य का पियानो और अद्वित्य नूर का फर्स्ट सॉन्ग। राजावत फैमिली के आगे आया उनके युवरा। नूर उस रूम को अपनी चमचमाती हुई नज़रों से देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र वहां मौजूद पियानो पर पड़ती है जो पूरा ब्लैक कलर का था, पर उसका लुक कुछ बेहद ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तभी नूर भागते हुए उस पियानो की तरफ आती हैं और उसे बस टच करने ही वाली होती हैं, पर तभी उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। वो तीनों बस नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस को ही देख रहे थे और खुद भी मन ही मन खुश हो रहे थे। पर तभी नूर को अपना हाथ ऐसे पीछे लेता हुए देखकर वो तीनों कंफ्यूज होते हैं। तभी अद्वित्य नूर की तरफ बढ़ते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ एंजल? आप इस पियानो को टच कर रहे थे ना, तो फिर रुक क्यों गए? तभी नूर अद्वित्य और साथ में उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ये तो आपका है ना अदू, तो मैं इसे टच कैसे करूं? आपको बुरा लगेगा ना? नूर का सवाल सुनकर उन तीनों के भी चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और तभी आयु और युवी अद्वित्य की तरफ देखते हैं। तभी अद्वित्य नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, एंजल आप इस पियानो को टच कर सकते हो, यहाँ तक कि आप यहाँ मौजूद किसी भी इंस्ट्रूमेंट को टच कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। ये जितना मेरा और इन दोनों का है उतना ही ये आपका भी है, तो आप इसे बिना मेरे या आपके बिग बी और भैयू की परमिशन के भी प्ले कर सकते हो। अद्वित्य की बात सुनकर नूर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है, पर तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और फिर से एक बार उसके खिले खिले चेहरे पर उदासी छा जाती है।
नूर को ऐसे देखकर वो तीनों भी थोड़े कंफ्यूज और परेशान होते हैं। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, क्या हुआ एंजल, और आप ऐसे सैड क्यों हो गए? तभी नूर अपनी नम आंखों से अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अदू मुझे तो ये पियानो कैसे प्ले करते हैं उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो मैं इसे कैसे प्ले करूंगी? नूर के सवाल पर उन तीनों के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और वो लोग रिलैक्स भी हो जाते हैं। तभी अद्वितीय हल्के से नूर की नाक खींचते हुए उससे कहता है, बस इतनी सी बात के लिए आप ऐसे उदास हो रहे थे शैतान? नूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी अयू नूर को अपनी झूठी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए उससे कहता है, सच में बहुत शैतान है ये छोटू रैबिट। मुझे तो अभी बस हार्ट अटैक ही आ जाता ये सोच सोचकर कि मेरे रैबिट को क्या हुआ और उसे कौन सी बात परेशान कर रही हैं। आयु की बात सुनते ही नूर अपना क्यूट सा पाउट बनाती है और उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, सॉरी। तभी अद्वितीय नूर को हक करते हुए उससे कहता है, इट्स ऑक ऑन्ज। हम आपसे नाराज नहीं है, और रही बात पियानो की तो डोंट वरी प्रिंसेस, आई वाइट एपिसोड योर हाउ टू प्ले पियानो, गिटार एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अद्वितीय की बात सुनकर नूर के चेहरे पर स्माइल आती है और वो अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, सच्ची अदू, आप मुझे सिखाओगे? तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, हाँ एंजल, मैं आपको सिखाऊंगा तो आप भी ये प्ले कर पाओगे। नूर अपना सिर हिलाती है और तभी वो अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, अदू आप तो सिंग करते हो ना, तो क्या आप अभी सिंग करोगे? तभी अद्वितीय सीधे नूर की आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, नूर आप चाहते हो कि मैं गाऊं? नूर बस धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर के छोटे से फेस को अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, तो ठीक है, मैं आपके लिए एक सॉन्ग सिंग करूंगा, पर आपको भी मेरा साथ देना होगा। तो बोलो आप रेडी हो एंजल? नूर बिना वक्त गवाए हाँ कहती हैं। तभी अद्वितीय आयु और युवी की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, भाई आप दोनों रेडी हो? तभी आयु और युवी दोनों साथ में अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, ए वेज एडू। तभी आयु और युवी उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं, तो वही अद्वितीय उसका फेवरेट गिटार उठाता है। तभी आयु और युवी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगते हैं और अद्वितीय वहां मौजूद माइक के पास आकर खड़ा होता है और साथ में उसका गिटार भी बजाना शुरू करता है। अद्वितीय गिटार बजाते हुए बस आगे नूर की तरफ देखता है और फिर वो गाने लगता है, अद्वितीय तेरे वर्गा ता मैनू कोई दिसदा नहीं, मैं ता लाया बड़ा दिल किथे लगदा नहीं, तेरे रंग दाना मिलिया सितारा मेरे यारा, तेरे बिन मैं ता सारा बेरंग सजना, मंदा नहीं ये दिल तेरे लिए हर पल, तेरी खैर मंगदा रवे, तू जो नैना चा पिलाया है, शराबी रंग लाया, तेरे इश्के चा होया मैं, मलंग सजना, तेरी डोरिया नू लेके, दिल वादे उत्ते बहके, अजा उड़दा है जैसे कि पतंग सजना, तू जो नैना चा पिलाया है, शराबी रंग लाया, तेरे इश्क चा होया मैं, मलंग सजना, तेरी डोरिया नू लेके, दिल वादे उत्ते बहके, अजा उड़दा है जैसे कि पतंग सजना। नूर, इश्क पर्दों से जैसे अब निकलने लगा है कि तू आएगा नजर सरे आम, हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है, इश्क पन्नों पे है तेरे मेरा नाम, लाख वारी छुपा ले चाहे तू, इश्क बहका तो नहीं छुपना, इश्क पर्दों से जैसे अब निकलने लगा है कि तू आएगा नजर सरे आम, हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है, इश्क पन्नों पे है तेरे मेरा नाम, अद्वितीय तू जो नैना चा पिलाया है, शराबी रंग लाया, तेरे इश्क चा होया मैं, मलंग सजना, तेरी डोरिया नू लेके, दिल वादे उत्ते बहके, अजा उड़दा है जैसे कि पतंग सजना, तू जो नैना चा पिलाया है, शराबी रंग लाया, तेरे इश्क चा होया मैं, मलंग सजना, तेरी डोरिया नू लेके, दिल वादे उत्ते बहके, अजा उड़दा है जैसे कि पतंग सजना, तेरे इश्क चा होया मैं, मलंग सजना। जब अद्वितीय गाना बंद करता है और नूर की तरफ देखता है तभी उसे नूर के चेहरे पर एक रिलैक्सेशन दिखाई देती है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, वाह वधू, आप तो बहुत बहुत अच्छा गाते हो। पर तभी अद्वितीय नूर की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, आप भूल रहे हो नूर की मेरे साथ साथ आपने भी गाया है और आपकी वॉइस भी बहुत मैजिकल है। तो अभी जब भी मैं कोई सॉन्ग सिंग करूंगा तो आप भी मेरे साथ गाओगे, ठीक है? नूर हाँ में अपना सिर हिलाती है और तभी वो चारों वहां थोड़ी देर बैठकर गप्पे मारते हैं। वही जयपुर में इस वक्त अधिराज, रुद्र, समर, साहिल और शिवानी महल में ही मौजूद मीटिंग रूम में थे। अधिराज रुद्र की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, रुद्र क्या बात है बेटा, और आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? एनीथिंग सीरियस? अधिराज के साथ साथ वो तीनों समर, साहिल और शिवानी भी कंफ्यूज थे। तभी रुद्र अधिराज और साथ में उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, हाँ डैड, एक्चुअली वाई आई गॉट समथिंग अबाउट अ युवराज, और यही बताने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ अर्जेंटली बुलाया है।
तभी वहां रुद्र का पर्सनल असिस्टेंट अशोक एक फाइल को लेकर आता है और फिर वो फाइल अशोक रुद्र को दे देता है। तभी रुद्र वो फाइल अधिराज को देते हुए उनसे कहते हैं, डैड इसमें हमारे युवराज की सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए थी। आप एक बार इसे देख लीजिए और बताइए कि आगे क्या करना है। रुद्र की बात सुनकर अधिराज बस वो फाइल खोलते हैं और उस फाइल को खोलते ही उसमें जयपुर के युवराज और होने वाले महाराज की सारी इंफॉर्मेशन होती है और साथ में उनकी एक फोटो भी थी। उस फोटो को देखते ही अधिराज के चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं और उनके चेहरे पर अभी हल्की सी शिकन आती है चिंता की वजह से। अधिराज के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर वो तीनों और भी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तभी साहिल अधिराज की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, दादू क्या हुआ और आपके एक्सप्रेशन ऐसे अचानक से चेंज क्यों हो गए? एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा आप हमें भाई की फोटो तो दिखाए। तभी अधिराज उन तीनों को भी वो फोटो दिखाते हैं और उस फोटो को देखते ही उन तीनों के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। तभी समर और साहिल के मुंह से बस एक ही नाम निकलता है जो होता है अद्वितीय सिंह। हाउस फाइल में किसी और की नहीं खुद अद्वितीय की ही पूरी इंफॉर्मेशन थी कि उनकी अद्वितीय ही जयपुर का युवराज और नेक्स्ट किंग था। अद्वितीय का पूरा नाम अद्वितीय वीर सिंह राजावत था जो खुद उसे भी नहीं पता था। अद्वितीय की फोटो को देखते ही साहिल उन सब से कहता है, अद्वितीय हमारे भाई है और हमें ये बात आज तक पता भी नहीं चली। वो खुद ही इतने पावरफुल और सक्सेसफुल है कि उन्हें इस किंग के टाइटल की कोई जरूरत ही नहीं है कि उनकी वो खुद पूरी दुनिया के बेताज बादशाह है। साहिल की बात से वो सब भी सहमत होते हैं कि उनकी पूरी दुनिया अद्वितीय को जानती थी पर उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। अभी राजावत फैमिली को उनका असली वारिस मिल चुका था जिसे वो सालों से ढूंढ रहे थे। तभी समर रुद्र और अधिराज की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, डैड दादू भाई को तो कुछ भी पता नहीं है कि वो कौन है और कहां से किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्हें उनकी रियल आइडेंटिटी ही पता नहीं है तो ऐसे में हम कैसे उन्हें यहाँ हमारे बीच में लेकर आएंगे और क्या वो मानेंगे? सबको पता है कि वो कैसे है, सारी दुनिया कांपती है उनसे और सच कहो तो मुझे भी डर लगता है उनसे। तभी साहिल भी अपने भाई की बातों में हामी भरते हुए उनसे कहता है, हाँ समर भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम अद्वितीय भाई को फोर्स नहीं कर पाएंगे वरना वो हमारी और पूरी फैमिली की बैंड बजा देंगे। इस पर रुद्र अधिराज की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, डैड आगे क्या करना है क्योंकि हमें कुछ भी करके अद्वितीय को यहाँ लाना ही होगा। वो वहां नहीं रह सकते, उनकी फैमिली ये है और उन्हें उनके फैमिली के साथ होना चाहिए। उन तीनों की बातें सुनकर अधिराज उनसे कहते हैं, बच्चे समर और साहिल बिल्कुल ठीक कह रहे थे रुद्र। हम अद्वितीय को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर सकते, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ऐसे में एक ही रास्ता है जिससे हम उनके करीब जा सकते हैं। तभी वो तीनों बाप बेटे एक साथ अधिराज से पूछते हैं, कौन सा रास्ता डैड दादू? इस पर अधिराज उन तीनों को बताते हैं, अद्वितीय की कंपनी मतलब इज इंडस्ट्री। अगर हमें कैसे भी करके उनके साथ काम करने का मौका मिल गया तो इस बीच हम उनके क्लोज जा सकते हैं और मौका मिलते ही हम उन्हें ये बता सकते हैं कि हम कौन है और वो असल में कहां से बिलोंग करते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र शिवानी पर पड़ती है जिनकी आंखों से अभी आंसू बह रहे थे। शिवानी को यूं रोता हुआ देखकर समर और साहिल दोनों ही उन्हें हक करते हैं। तभी साहिल शिवानी के आंसू पोंछते हुए उनसे कहता है, आप क्यों रो रहे हो मॉम? डोंट वरी भाई बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। तभी अधिराज शिवानी की तरफ आते हुए उनके सिर पर अपना हाथ रखते हैं और फिर उनसे कहते हैं, आप रोइए मत बेटा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं उन्हें जल्द से जल्द यहां इस महल में लाने की कोशिश करूंगा। उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि यहां उनकी चाची इतनी बेसब्री से उनका वेट कर रही है। आप देखना जब उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो कैसे वो दौड़ते हुए आपसे पास आएंगे। तभी शिवानी एक आस भरी नजर के साथ अधिराज से कहती है, पक्का ना डैड? आप लेकर आएंगे मेरे प्रिंस को? तभी अधिराज शिवानी के माथे पर किस करते हुए उनसे कहता है, हाँ बेटा हम सब मिलकर उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। धन्यवाद। एपिसोड 65। कुछ दिनों बाद नूर इस वक्त उसके कॉलेज में थी क्योंकि उसे फाइनली अद्वितीय से कॉलेज आने की परमिशन मिल चुकी थी तो वो आज कॉलेज आई थी। नूर की तरह आज अद्वितीय भी कॉलेज आया था पर वो लोग साथ में नहीं थे। नूर कॉलेज की कॉरिडोर से गुजर ही रही होती हैं कि तभी निही अपने फ्रेंड्स के साथ वहां आती हैं। निही को देखते ही नूर खुश हो जाती हैं और निही नूर को हक कर लेती हैं। तभी निही नूर की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछती है, नूर आप कहाँ गायब हो गए थे और कॉलेज में भी नहीं आए क्यों? निही का सवाल सुनकर नूर अपनी आंखें बंद करती हैं और फिर एक उदासी भरी स्माइल के साथ निही से कहती है, दीदू मैं ठीक हूँ आप वरिड मत होइए। इस पर निही अपना सिर हिलाती है और फिर नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, ओके तो चलो इट्स रेडी 8 और आपके लेक्चर स्टार्ट होने ही वाले हैं। वैसे आपकी क्लास में फर्स्ट लेक्चर तो आयुष सर का होता है राइट? नूर उन सब की तरफ देखते हुए हाँ में अपना सिर हिलाती है।
तभी आर्या थोड़ा घबराते हुए नूर से कहती है, नूर आपको तुरंत क्लासरूम में जाना चाहिए क्योंकि आयुष सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप एक सेकंड भी लेट हो गए तो वो आपको क्लास के अंदर घुसने ही नहीं देंगे। वैसे आर्या की बातों से पूरा ड्रीम अचीवर ग्रुप और खुद नूर भी सहमत थी। तभी नहीं नूर की तरफ देखते हुए अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, अभी आप जाओ नूर, हम ब्रेक में कैंटीन में मिलते हैं। इस पर नूर नहीं और उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ओके बाय दिदू, बाय गाइज। वो लोग भी नूर को बाय करते हैं और फिर वो अपने अपने क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। इधर नूर उसके क्लासरूम में आकर बैठती है और अब तक आयु भी नहीं आया होता है तो वो चुपचाप अपनी बुक्स निकालती है और पढ़ना शुरू करती हैं। तभी नूर के कानों पर किसी की आवाज़ पड़ती है। असल में वो नूर की ही एक क्लासमेट थी जो दिल से अच्छी थी और नूर को इतने दिनों बाद क्लास में देखकर वो नूर के पास आती हैं। वो नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हेलो माय नेम इज़ अलिना, पर अगर तुम चाहो तो तुम मुझे लिना बुला सकती हो। तभी नूर अलिना को अपनी स्माइल देते हुए उससे कहती है, हेलो लिना, आई एम नूर, नाइस टू मीट यू। तभी अलिना नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, नूर क्या मैं तुम्हारे साथ बैठे सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए अलिना से कहती है, अरे प्लीज सीट, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। तुम मेरे साथ बैठ सकती हो लिना। तभी अलिना नूर के साथ बैठते हुए उससे कहती है, थैंक यू सो मच नूर। सो फ्रेंड्स। अलिना अपना हाथ आगे बढ़ाती है और तभी नूर भी बड़ी सी स्माइल के साथ अलिना के साथ हैंड शेक करती हैं और फिर अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, येस फ्रेंड्स। थैंक यू मेरी फ्रेंड बनने के लिए। तभी अलिना हंसते हुए नूर से कहती है, नूर तुम इतनी क्यूट हो कि मुझसे रहा नहीं गया। वैसे मैं तुमसे उसी दिन फ्रेंडशिप करने वाली थी पर ब्रेक के बाद तुम दिखी ही नहीं और उस दिन के बाद आज आई हो। तुम ठीक तो हो ना और कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट? तभी नूर अलिना का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मैं ठीक हूँ लिना, वो तो कुछ वैलिड रीजन था जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं आ पाई पर अब से रोज आऊंगी। अच्छा मेरे पीछे क्लासरूम में क्या क्या हुआ? इस पर अलिना नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम्हें पता है नूर, जब तुम यहाँ नहीं थी तभी पता नहीं आयुष सर को क्या हुआ था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे। हाँ वो पहले से ही बहुत गुस्से वाले और स्ट्रिक्ट है, पर पता नहीं वो थोड़ी थोड़ी बात पर किसी को भी पनिश करते थे, चिल्लाते थे। सच कहूँ तो अब पूरी क्लास उनसे और भी ज्यादा डरने लगी है, तो तुम प्लीज उन्हें गुस्सा मत दिलाना। तभी नूर एक छोटी सी स्माइल के साथ अपने मन में कहती है, ओहो तो मेरे भैयू यहाँ सब पर अपना कहर बरसा रहे थे क्योंकि उनकी रैबिट हट थी और उसे चोट लगी हुई थी। दिस इज रॉन्ग भाईयू। डॉट यू कांट पनिश्ड अदर्स एंड सम इनोसेंट POP ऑफ मी। मैं आपसे गुस्सा हूँ अभी। नूर अपने ही ख्यालों में रहती है कि तभी अलिना धीरे से नूर को शेक करती है और फिर उससे कहती है, अरे नूर कहाँ खो गई? वैसे छोड़ो, जब तुम यहाँ नहीं थी तभी अद्वितीय सर भी हॉलीडे पर थे और हमें बताया गया है कि वो आज से ज्वाइन करने वाले हैं। देखो अद्वितीय सर से याद आया, हमारे कॉलेज में एक और न्यू प्रोफेसर आए हैं। उनका हमारे क्लास में 4th लेक्चर होता है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं नूर की, वो बहुत ज्यादा सनकी है, मतलब थोड़े थोड़े बात पर चिढ़ जाते हैं, तो ध्यान रखना। वैसे उन्होंने 2 दिन पहले हम सबको असाइनमेंट दिए थे जिसका आज सबमिशन है। वो तुमसे पूछेंगे तो बता देना और ये प्रे करना कि वो तुम्हारी बात को समझे। वैसे पता नहीं क्यों पर अलिना की बात सुनने के बाद नूर को उस नए प्रोफेसर को लेकर कुछ अलग पर बुरी वाइब आती हैं, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती। तभी अचानक से क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और आयु अंदर आता है क्योंकि उसका फर्स्ट लेक्चर जो था। नूर को क्लासरूम में देखकर आयु दिल में खुश होता है, पर तभी उसकी नज़र अलिना पर पड़ती है। अलिना को नूर के साथ देखकर आयु थोड़ा परेशान होता है, ये सोचकर कि कहीं अलिना नूर को नुकसान ना पहुंचा दे, वो नूर के भोलेपन का फायदा ना उठाए उसे यूज करके। पर ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि अलिना एक अच्छी लड़की थी। आयु के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर नूर झट से समझ जाती हैं कि आयु के दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। तभी नूर आयु की तरफ देखती है और झट से अपनी पलकों को झपकाते हुए आयु को इशारे से ये बताती हैं कि अलिना से नूर को कोई भी खतरा नहीं है। नूर का इशारा समझते हुए आयु एक चैन की सांस लेता है और फिर आगे बढ़ता है। आयु को देखते ही सब स्टूडेंट्स उसे ग्रीट करते हैं और आयु बस अपना सिर हिलाता है। तभी आयु अपने प्रोफेसर मोड में आता है और नूर की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड आवाज में उससे पूछता है, मिस नूर क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले कुछ दिनों से आप कहां गायब थी कि आपने मेरा एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया? आयु की ऐसी सर्द आवाज सुनकर नूर डर जाती हैं, पर तभी अलिना नूर का हाथ पकड़कर उसे एक स्माइल देती हैं। ये सब कुछ आयु भी नोटिस कर रहा था और अभी उसे खुद यकीन हो गया था कि नूर को अलिना से कोई भी खतरा नहीं है। तभी नूर अपनी जगह पर खड़े होते हुए आयु की तरफ देखती है और फिर एक लंबी सांस के साथ उससे कहती है, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर दैट फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आई डिडंट अटेंड योर लेक्चर्स, पर उसके पीछे भी एक रीजन है एंड इट्स ए पर्सोना, तो मैं ये आपको नहीं बता सकती।
मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और मुझे एक चांस देंगे। आयु के चेहरे पर भले ही अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर वो दिल से खुश था। तभी आयु अपना सिर हिलाते हुए अपनी प्लेन आवाज में नूर से कहता है, इट्स ऑक। पर आगे से ध्यान रहे कि आप मेरा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। अभी आप बैठ सकती है और अगर आपको मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। तभी नूर एक छोटी सी स्माइल के साथ आयु से कहती है, ये सर और थैंक यू सो मच। आयु बस अपना सिर हिलाता है और नूर वापस से अपनी जगह पर बैठती है। आयु को ऐसे देखकर सब स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं, तो वही एलिना धीरे से नूर के कान में कहती है, वाह नूर, लगता है आज आयुष सर का मूड बहुत अच्छा है, तभी तो उन्होंने तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी, वरना जो कोई भी उनका लेक्चर मिस करता है वो उनसे पनिशमेंट लिए बगैर घर नहीं जाता। यू आर डैम ओके नूर। इससे पहले कि नूर एलिना से कुछ कहती, वो दोनों आयु की आवाज सुनते हैं, जो अभी उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, नूर एंड एलिना प्लीज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लेक्चर एंड इफ यू वोंट यू बोथ कैन लीव। पर फिर आगे से आप दोनों मेरी क्लास में नहीं दिखोगे, वो चलेगा आपको। आयु की ये भयानक धमकी सुनकर उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वो दोनों आयु की तरफ देखते हुए एक साथ उससे कहती है, वी आर सॉरी सर। आयु बस अपना सिर हिलाता है और फिर वो पढ़ाना शुरू करता है। कुछ देर बाद आयु का लेक्चर खत्म होता है और वो एक बार नूर की तरफ देखकर क्लास से बाहर जाता है। उसके बाहर जाते ही नूर के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स भी चैन की सांस लेते हैं। तभी एलिना नूर की तरफ देखती है और फिर अपना मुंह बनाते हुए उससे कहती है, यार आयुष सर सच में बहुत डेंजरस है। मतलब अगर वो आसपास भी मौजूद हो तो मेरे पसीने छूट जाते हैं, बहुत डर लगता है मुझे उनसे यार। एलिना की बात सुनकर नूर एक सैड स्माइल के साथ अपने मन में सोचने लगती है, यार ये लोग तो भैयू के सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, पर मैं तो उनकी क्यूट सी बेबी सिस्टर हूँ। मैं उन्हें थोड़ा बहुत जानती हूँ और इन सब के बाद भी मुझे उनसे डर लगता है, तो ये लोग क्या है। हाँ, ये तीनों भाई अद्वितीय, आयु और युवी जब भी उनके प्रोफेशनल मोड में होते हैं तब भी वो इतने ज़्यादा भयानक क्यों हो जाते हैं कि मुझे भी उनसे डर लगने लगता है। बेचारी नूर अपने मन में उन तीनों को कोस रही थी। कुछ देर बाद एक फीमेल प्रोफेसर आती हैं और उसका सेकंड लेक्चर लेकर चली जाती हैं। अभी तीसरा लेक्चर था और ये अद्वितीय का था। अद्वितीय का ख्याल आते ही नूर के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसके गालों पर हल्का सा लाल रंग चढ़ जाता है। अगले ही पल अद्वितीय क्लासरूम में एंटर होता है और उसे देखते ही नूर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। तभी अद्वितीय अपनी जगह पर खड़े होते हुए सबसे पहले नूर की तरफ देखता है और फिर एलिना के साथ पूरे क्लास की तरफ। अद्वितीय बिना कोई एक्सप्रेशन के अपनी प्लेन और सर्द आवाज में उन सबसे कहता है, मुझे पता है कि मैं कुछ दिन से आप लोगों को लेक्चर्स नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मैं एक बहुत ही जरूरी काम में बिजी था, पर अभी हम आगे के क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। अद्वितीय की सीधी और साफ बात सुनकर एलिना नूर से कहती है, देखा नूर तुमने, कितने ज्यादा रूड है ये, मतलब इतनी सी भी सॉफ्टनेस नहीं है। लगता है इनकी डिक्शनरी में सॉरी और प्लीज नाम के कोई वर्ड्स भी नहीं है। एलिना की बात सुनकर नूर को इतनी ज्यादा हंसी आने लगती है, पर बेचारी क्लास में हंस भी नहीं सकती थी, वरना उसके अदू उसे पक्का पनिश कर देंगे। तभी नूर एलिना का हाथ पकड़ते हुए अपनी धीमी आवाज में उससे कहती है, छोड़ो एलिना, ये सर का नेचर है और कोई किसी के लिए अपना नेचर नहीं बदल सकता, और वैसे भी अगर वो अपनी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाएंगे तो कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा, तो इसीलिए आयुष सर और अद्वितीय सर दोनों भी इतने स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो सच में हमारा भला चाहते हैं। धन्यवाद। एपिसोड 66। अद्वितीय के क्लासरूम से बाहर जाते ही नूर एलिना की तरफ देखती है और उससे कहती है, लिना हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने में 2 मिनट है, तब तक मैं वॉशरूम से आती हूँ। नूर अपना बैग लेकर उठती है कि तभी एलिना भी नूर के साथ खड़े होते हुए उससे कहती है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, मुझे भी वॉशरूम यूज करना है। नूर अपना सिर हिलाती है और वो दोनों वहां से वॉशरूम जाने के लिए निकलते हैं। कुछ पल बाद नूर और एलिना वॉशरूम से बाहर आते हैं और उनके क्लास की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी नहीं उन दोनों को देख लेती हैं। तभी नहीं नूर के पास आते हुए उससे पूछती है, नूर आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपके लेक्चर्स चल रहे हैं ना, ये आपके साथ कौन है। तभी नूर नहीं के सवालों का जवाब देते हुए उससे कहती है, दिदू वो प्रोफेसर को आने में थोड़ा वक्त था इसीलिए मैं वॉशरूम गई थी, और ये एलिना है मेरी न्यू फ्रेंड। नूर एलिना की तरफ देखती है जो अभी नहीं को देखकर डर के मारे कांप रही थी। एलिना को ऐसे डरते हुए देखकर नूर उसका हाथ पकड़ती है और फिर उससे कहती है, लेना डरो मत दिदू, तुम्हें कुछ नहीं करेंगी क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो, क्यों दिदू। तभी नहीं भी अपना सिर हिलाते हुए एलिना से कहती है, हाँ रिलैक्स, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगी, पर नूर का ध्यान रखना और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे बताना। एलिना बस अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी नूर नहीं की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, दिदू आप अकेले बाहर क्यों हो और बाकी सब कहाँ है। तभी नहीं नूर के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहती है,
क्यूटी पाई वो सब क्लास में ही है, वो मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया था तो मैं बस वहीं से आ रही हूँ। अभी आप जाओ और अलिना बी केयरफुल अराउंड हर। अलिना बस एक छोटा सा हाँ कहती है। तभी वो दोनों क्लासरूम की तरफ आते हैं और अंदर इंटर करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें अंदर से एक आवाज़ आती है, स्टॉप। वो आवाज़ सुनते ही अलिना की आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो वही नूर कंफ्यूज होती हैं। तभी उनके आगे एक शख्स आता है, जो उनका न्यू प्रोफेसर था जिसके बारे में अलिना नूर को बता रही थी। वो प्रोफेसर मिस्टर अवस्थी 40-43 के आसपास थे और उनके चेहरे पर सिर्फ कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वो दिखने में ही पूरे सनकी और डरावना लग रहे थे। नूर को उस प्रोफेसर को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी वो प्रोफेसर उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, कहाँ गए थे तुम दोनों, और वो भी मेरे लेक्चर के टाइम पर बिना मुझे बताए। इससे पहले कि अलिना कुछ बोलती नूर प्रोफेसर अवस्थी से कहती है, सर हम दोनों वॉशरूम गए थे और जब हम गए तब आप आने के थे तो इसीलिए हमने आपसे परमिशन नहीं ली। तभी प्रोफेसर अवस्थी नूर की तरफ देखते हुए अपनी रुड आवाज में उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है क्यों? तभी नूर थोड़ा घबराते हुए उनसे कहती है, एक्चुअली वाई आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम एस्ट फ्यू डेज, तो आज मेरा फर्स्ट डे है। अभी क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? वैसे नूर प्रोफेसर अवस्थी के हर बात का जवाब दे रही थी जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो उन टीचर्स में से थे जो अपने स्टूडेंट्स को डराना, धमकाना पसंद करते थे। प्रोफेसर अवस्थी बस अपना सिर हिलाते हैं, पर अब उनके दिल में नूर के लिए थोड़ी नफरत सी पैदा हो चुकी थी। वो कुछ भी करके नूर को दबाना चाहते थे। तभी वो नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, हाँ तो तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतने दिनों से एब्सेंट क्यों थी? तभी नूर उस प्रोफेसर की तरफ देखते हुए उन्हें बताती है, मैं नूर सिंह शेखावत हूँ, और रही बात मैं एब्सेंट क्यों थी तो सॉरी सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। नूर की बात सुनकर प्रोफेसर अवस्थी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नूर की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, क्यों नहीं बता सकती? शर्म आ रही है क्या बताने में? प्रोफेसर अवस्थी की बात नूर के कुछ पल्ले नहीं पड़ती तो वो प्रोफेसर की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, एक्सक्यूज मी सर, पर आप प्लीज मुझे बताएंगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। तभी प्रोफेसर अपना मुंह बनाते हुए नूर से कहते हैं, हाँ मुझे लगा ही था कि तुम इनोसेंट बनने का ड्रामा करोगी। वैसे तुम कॉलेज में इसीलिए नहीं आई ना क्योंकि तुम बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। वैसे गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे एज की सारी लड़कियां यही करती हैं और उनके माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते। वैसे अब तक नूर शांत थी, पर जैसे ही वो माँ बाप की बात करने लगते हैं तभी नूर का भी पारा चढ़ जाता है। तभी नूर अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए उनसे कहती है, जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूं, और मेरे मम्मा पापा को आप बीच में क्यों ला रहे हैं सर? आपको जो भी बात करनी है मुझसे करिए, मेरे पेरेंट्स को बीच में लाने का या उन पर उंगली उठाने का हक आपको किसी ने नहीं दिया, समझे? वैसे अभी नूर भी चिढ़ चुकी थी और इसी वजह से उसकी आवाज़ भी थोड़ी ऊंची हो गई थी। नूर को यूं पलट जवाब देता हुआ देखकर प्रोफेसर अवस्थी को थोड़ा इंसल्टिंग टाइप फील होता है। जब वो देखते हैं कि नूर अभी भी उसकी लाल आंखों से उनकी प्रोफेसर तरफ देख रही है, तभी वो नूर पर चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, सिर और आंखें नीचे लड़की। इस पर नूर उस प्रोफेसर से कहती है, नो, मेरे भैयू ने मुझसे कहा था कि जब तक गलती खुद की ना हो तब तक किसी के भी आगे अपना सिर नहीं झुकाना, और यहाँ मेरी कोई भी गलती नहीं है सर। आप मुझे उन चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हो जिसमें मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, और तो और मेरे पेरेंट्स की परवरिश पर भी सवाल उठा रहे हो। मैं आपकी कंप्लेन प्रिंसिपल सर से जाकर कर दूंगी। नूर की ये बात सुनकर उस साइको प्रोफेसर का दिमाग घूम जाता है और वो नूर का हाथ पकड़ते हैं। वो नूर का हाथ इतनी जोर से पकड़ते हैं कि नूर के हाथ पर उसके निशान पड़ जाते हैं। उस प्रोफेसर की पकड़ के वजह से नूर की चीख निकल जाती है और अभी सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। तभी एलिना प्रोफेसर की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, सर नूर का हाथ छोड़िए, आप उसे हट कर रहे हैं। एलिना के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स भी उस साइको को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो सुनने को रेडी ही नहीं होते। इधर नूर से कंट्रोल नहीं होता और वो उस प्रोफेसर की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ाने के लिए उनके हाथ को काटती है। नूर के काटने की वजह से वो नूर का हाथ तो छोड़ देते हैं, पर फिर वो करते हैं जिसके बारे में वहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रोफेसर गुस्से और पागलपन में आकर नूर को थप्पड़ मारते हैं, जिसकी वजह से नूर के होंठों की किनारे से अभी खून निकलने लगता है। इससे पहले कि वो साइको और कुछ करते या नूर को चोट पहुंचाते, कुछ स्टूडेंट्स नूर को घेर लेते हैं और एलिना नूर के चेहरे की तरफ देखती है। नूर के चेहरे की तरफ देखते ही एलिना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अभी नूर का गाल पूरा लाल हो चुका था और उस पर उस साइको के उंगलियों के कुछ निशान भी थे। नूर के लिप्स के कॉर्नर से भी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी। तभी नूर अपनी गुस्से भरी आंखों से उस प्रोफेसर की तरफ देखती है और अगले ही पल अपना एक पंच उनके मुंह पर दे देती हैं।
वैसे नूर का पंच बहुत हल्का सा था पर उस प्रोफेसर को उसकी जगह से हिलाने के लिए काफी था। नूर का पंच खाते ही वो किसी पागल जानवर की तरह बौखला जाते हैं और आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहां प्रिंसिपल आयु, अद्वितीय और बाकी सभी प्रोफेसर के साथ आ जाते हैं। तभी प्रिंसिपल उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तभी एक स्टूडेंट प्रिंसिपल को जवाब देते हुए उनसे कहता है, सर ये सब प्रोफेसर अवस्थी ने किया है। वो नूर को अजीब से सवाल पूछ रहे थे। नूर का नाम सुनते ही आयु और अद्वितीय दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं। वो बिना टाइम वेस्ट किए नूर की तरफ आते हैं और उन्हें ऐसे नूर के पास देखकर सब कंफ्यूज होते हैं। वैसे अब तक तो नूर रोई नहीं थी, पर उन दोनों को अपने पास महसूस करते ही वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना छोड़ देती हैं और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अद्वितीय बहुत धीरे से नूर के फेस को अपने हाथों में पकड़ता है और उसके गाल को एक्सामिन करता है। तभी उसकी नज़र नूर के होंठों पर पड़ती हैं और वो अपने शैतानी रूप में आ जाता है। तभी आयु भी नूर के पास आता है और उसके चेहरे की हालत देखता है। अद्वितीय अपनी बेहद ही भयानक आवाज में उस साइको प्रोफेसर से पूछता है, नूर को थप्पड़ तुमने मारा है? अद्वितीय की ऐसी आवाज सुनकर वो डर जाते हैं। तभी आयु अलिना की तरफ देखता है और अपनी प्लेन आवाज में उससे पूछता है, अलिना बताओ यहाँ क्या हुआ और नूर को थप्पड़ किसने मारा, इसे हाथ किसने लगाया? आयु का सवाल सुनते ही अलिना भी डर जाती हैं और उतने में ही वहां ड्रीम अचीवर ग्रुप भी आता है। जब निही नूर को वैसे देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रहती हैं। तभी अलिना पहले नूर की तरफ देखती है और फिर उन लोगों को सब कुछ सच सच बता देती हैं। नूर से अभी रहा नहीं जाता और वो अद्वितीय को हक करके रोने लगती हैं। अद्वितीय भी नूर को हक करता है और धीरे से उसकी बैक को रब करते हुए उसके माथे पर किस करता है। इस वक्त नूर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि सबको उसका सीक्रेट पता चल जाएगा, क्योंकि अभी उसे उसके अदू की जरूरत थी, उसके भैयू की जरूरत थी। इस वक्त युवी वहां नहीं था। तभी नूर रोते हुए अद्वितीय से कहती है, ये बहुत बुरे हैं अदू, इन्होंने मुझे बुरा बोला तो बोला पर मेरे पेरेंट्स को भी बोला। आपको तो पता है ना कि मैं इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी, पर इन्हें लगता है कि मैं कॉलेज बंद करके बाहर किसी और के साथ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं अदू, प्लीज ट्रस्ट मी। नूर की बातें सुनकर उन दोनों भाइयों के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखकर उसके बहते हुए आंसू पोंछता है और फिर उससे कहता है, मुझे पता है बेटा कि आप कैसे हो, आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात इस प्रोफेसर की तो एट मी हैंड हिम, आप भैयू के पास जाओ। तभी आयु नूर की तरफ देखता है और अपनी बाहों को खोलते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे कहता है, कम रैबिट। नूर झट से आयु को हक करती है और उसके सीने में अपना फेस छिपाते हुए रोने लगती हैं। आयु नूर को अपने सीने से लगाए हुए खड़ा रहता है। उन दोनों को और स्पेशली आयु को नूर के साथ इतने सॉफ्टली बात करता हुआ देखकर निही को छोड़कर सबको बहुत बड़ा शौक लगता है। उन्हें तो अपने आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता कि ये वही रुड और स्ट्रिक्ट आयुष बजाज है, जो हमेशा लड़कियों से चिढ़ता है। वो आज एक लड़की को समझा रहा था, उसे गले लगाए हुए खड़ा था। ये बात सबसे समझ से बाहर थी। धन्यवाद। एपिसोड 67। जब आयु नूर को हक करता है तभी उसे महसूस होता है कि नूर की बॉडी अभी थोड़ी थोड़ी कांप रही थी। नूर को ऐसे कांपता हुआ देखकर आयु थोड़ा घबरा जाता है और फिर वो नूर को कसके हक करते हुए उससे पूछता है, रैबिट क्या हुआ और आप इतना कांप क्यों रहे हो बेबी? आप ठीक हो? तभी नूर आयु के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए ही उससे कहती है, भैयू मुझे डर लग रहा है और ये प्रोफेसर अवस्थी मुझे ऐसे देख और समझ रहे थे जैसे मैं कोई बहुत ही बुरी लड़की हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था भैयू, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। नूर की बात सुनकर आयु और अद्वितीय के दिल में एक तेज सा दर्द महसूस होता है, पर वो दोनों ही उनकी प्रिंसेस के लिए अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तभी प्रोफेसर अवस्थी अपने आप को बचाते हुए उन लोगों से, अद्वितीय, आयु और प्रिंसिपल कहते हैं, सर मैंने क्या झूठ बोला? आजकल की लड़कियां वैसे ही तो करती हैं। घर पर अपने माँ बाप को कॉलेज का बहाना देकर बाहर लड़कों के साथ पता नहीं क्या क्या करती है। प्रोफेसर अवस्थी की बात सुनकर आयु नूर पर अपनी पकड़ मजबूत करता है तो वही अद्वितीय अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस लेता है, जिसकी वजह से अभी उसकी हाथों की नसें दिखने लगती हैं। तभी प्रोफेसर अवस्थी अपने मौत को बुलावा देते हुए आगे उनसे कहता है, पता नहीं इसके नूर माँ बाप ने इसे कैसे संस्कार दिए हैं जो इसने अपने प्रोफेसर पर हाथ उठाया। प्रोफेसर अवस्थी की ये बात सुनकर आयु अपने ही मन में कहता है, मेरी रैबिट के पेरेंट्स ने उसे जो भी संस्कार दिए हैं, पर इसके डैडा ने इसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं और इसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑन माई इट ए ब्रदर एडविटिया, क्योंकि अदू ही तो कभी कभी नूर के डैडा वाले मोड में आ जाता है। ये सब उसने ही अपने बेटी को सिखाया है। फ्लैशबैक कुछ दिन पहले। इस वक्त आयु, युवी और अद्वितीय साथ में अद्वितीय के रूम में बैठे हुए थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी नूर वॉशरूम से बाहर आती है और उन तीनों का ध्यान उस पर पड़ता है।
तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, एंजल इधर आइए बेटा। अद्वितीय का ऑर्डर फॉलो करते हुए नूर चुपचाप अद्वितीय की तरफ आती हैं। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी एक थाई पर बिठाता है। उन तीनों के मुकाबले नूर उनके आगे बहुत छोटी सी दिखती थी, जैसे मानो वो कोई छोटी सी बच्ची हो, तो वो तीनों भी नूर को वैसे ही ट्रीट करते थे। नूर के बैठते ही अद्वितीय अपना एक हाथ नूर की कमर में डाल देता है ताकि वो नीचे गिरे नहीं। तभी अद्वितीय अपने दूसरे हाथ से नूर का हाथ पकड़ के उसके हाथ को सहलाते हुए उससे कहता है, एंजल आप अभी जिस कॉलेज में जा रहे हो वो आपके लिए थोड़ी नहीं पर बहुत बुरी हो सकती हैं, पर ट्रस्ट मी एंड यूवर ब्रदर्स प्रिंसेस, ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है क्योंकि वहां हम तीनों में से कोई ना कोई हमेशा आपके साथ, आपके आसपास रहेगा। तभी नूर पहले आयु और युवी की तरफ देखती है और फिर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी एक स्माइल के साथ उससे कहती है, मुझे पता है अदु और मैं आप तीनों पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, थैंक यू लव। अच्छा अभी मैं आपको जो भी बताऊं वो आप बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि ये बात आपको आपके अदु नहीं पर आपके डैडा बता रहे हैं। बीसीओज आई वांट टू प्रोटेक्ट माय ए प्रिंसेस फ्रॉम द डेंजर अराउंड हर। इस पर नूर हंसते हुए एक छोटा सा येस डैडा कहती हैं। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अपनी सीरियस आवाज में उससे कहता है, नूर वहां आपके साथ अगर कोई कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश करे या फिर आपको कुछ भी बुरा बोले इंक्लूडिंग योर एपिसोड और एक्टर तो उसकी कोई भी बात, कोई भी बकवास आपको सुननी नहीं है, समझे आप। अगर आपको गुस्सा आया तो एट इट आउट, कभी किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उसे उसकी रियल प्लेस दिखाना, नो मैटर फिर वो कोई भी हो। एक और बात, आप कुछ भी हमसे नहीं छिपाओगे, हम आज भी आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपने मुझे डैडा बोला था तो आप अपने डैडा से कोई भी बात नहीं छिपाओगे, है ना। तभी नूर एक बार अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर उसे हक करते हुए उससे कहती है, हाँ डैडा मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी, आई प्रॉमिस। तभी अद्वितीय नूर को अपने दिल के करीब महसूस करते हुए उससे कहता है, आप नहीं जानते हो एंजल कि आप मेरे लिए क्या हो। बहुत ज्यादा स्पेशल हो आप मेरे लिए, इतने कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया को आग भी लगा सकता हूँ। अगर गलती से भी किसी ने आपको मुझसे दूर करने की कोशिश भी की तो मैं उस इंसान को इतनी भयानक पनिशमेंट दूंगा कि वो अपने किसी भी जन्म में उसे नहीं भूलेगा। इस पर नूर बस अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय बस उसकी जान को उसके सीने के करीब पकड़े बैठा रहता है। तो वही आयु और युवी उन दोनों को बड़ी स्माइल के साथ देख रहे होते हैं। फ्लैशबैक एंड उस प्रोफेसर अवस्थी की बात सुनकर अद्वितीय अपनी खतरनाक लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, उसके डैडा ने उनकी प्रिंसेस को जो कुछ भी सिखाया है वो बिल्कुल सही है। वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की, उसके पेरेंट्स को बीच में लाने की। तभी अद्वितीय उस प्रोफेसर का राइट हैंड पकड़ता है और अपनी सर्द आवाज में उससे पूछता है, हाँ तो इसी हाथ से तुमने बच्ची को थप्पड़ मारा था, है ना। इससे पहले कि वो प्रोफेसर कुछ कहता अद्वितीय एक ही झटके में उसका राइट हैंड तोड़ देता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर के मुंह में से एक दर्दनाक चीख निकलती है। अद्वितीय का ये भयानक रूप देखकर वहां मौजूद सबकी आयु को छोड़कर रूह कांप जाती हैं और वो डर के मारे कांपने लगते हैं। प्रोफेसर की चीख सुनकर नूर भी डर जाती हैं, पर आयु उसे संभालता है। वहां मौजूद सब लोग तो जानते ही थे कि अद्वितीय सिंह क्या है और जब उसे गुस्सा आता है तब वो क्या कर सकता है, पर यह फर्स्ट टाइम था जब वो सब अद्वितीय को उनकी आंखों के आगे ऐसे अग्रेसिव और वॉयलेंट होते हुए देख रहे थे। गुस्से की वजह से अद्वितीय का पूरा चेहरा यहां तक कि उसके दोनों कान भी लाल हो चुके थे। तभी अद्वितीय उस प्रोफेसर की तरफ देखते हुए अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ बहुत धीरे से उसके कान में कहता है, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है क्योंकि तुमने अद्वितीय सिंह की जान, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस को चोट पहुंचाई है। अद्वितीय की बात सुनकर उस प्रोफेसर की आंखें बड़ी हो जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। इधर नूर को रोते रोते अचानक से हिचकियां शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अद्वितीय और आयु दोनों भी डर जाते हैं। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय उन दोनों आयु और नूर के पास आता है, यहां तक कि निही भी एलेना के पास जाकर खड़ी होती हैं। अभी उन दोनों लड़कियों के आंखों में आंसू थे, शायद वो नूर को इस हालत में देख नहीं पा रहे थे। तभी अद्वितीय झट से नूर की बैग खोलता है और उसमें पड़ी उसकी वाटर बॉटल निकालता है। अद्वितीय तुरंत उस बॉटल का कैप ओपन करते हुए उसे नूर के मुंह के पास लेकर आता है और अपना एक हाथ नूर के सिर पर रखते हुए उससे कहता है, कम ऑन ऑन हैव दिस वाटर। नूर से बात करते वक्त अद्वितीय की आवाज इतनी ज्यादा सॉफ्ट और स्लो होती है कि वहां मौजूद किसी को भी ये यकीन ही नहीं होता कि ये वही अद्वितीय है जिसकी आवाज में हमेशा से ही एक भारीपन, कोल्डनेस और अथॉरिटी होती है। अद्वितीय की सिर्फ आवाज ही काफी होती थी अच्छों की पैंट गीली करने के लिए। उन सबको सिवाय नहीं सबसे ज्यादा शौक ये देखकर लग रहा था कि आयु और अद्वितीय दोनों ही नूर को किसी कांच की गुड़िया की तरफ हैंडल कर रहे थे, उसे इतने प्यार से और केयरफुली संभाल रहे थे।
इधर अद्वितीय धीरे से नूर को पानी पिलाता है और फिर उसके बाल सहलाते हुए उससे पूछता है, अभी ठीक लग रहा है आपको एंजल? नूर बस अपना सिर हाँ में हिलाती है और तभी अद्वितीय की नज़र नूर के गाल पर पड़ती है जो अभी सूज चुका था। अद्वितीय बहुत धीरे से उसके गाल को टच करता है, पर जैसे ही अद्वितीय का हाथ वहां लगता है वैसे ही नूर की एक चीख निकलती है और उसके आंखों से आंसू बाहर आते हैं। नूर को उसके गाल में काफी जलन महसूस होती है, जिसकी वजह से अभी उसकी सिसकियां निकलने लगती हैं। नूर को ऐसे देखकर आयु अद्वितीय की तरफ देखता है और फिर अपना सिर हिलाता है। तभी आयु उस प्रोफेसर अवस्थी की तरफ देखते हुए अद्वितीय से कहता है, नो वन हैज द राइट टू हर्ट आवर वाइफ, डू whatever you want to do with this booty, I am not going to stop you Advitya, now go and do your favorite work। आयु की बात सुनकर अद्वितीय के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है, तो वही सबको इस बात पर यकीन नहीं होता कि उनके प्रोफेसर आयुष अद्वितीय को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे इनकरेज कर रहे हैं। वेलनिही को छोड़कर उन सबको ये बात कहाँ पता थी कि उस छोटी सी लड़की में उन दोनों की जान बसती थी। नहीं, जब आयु को ऐसे नूर को इतने प्यार से संभालते हुए देखती है, उसका ध्यान रखकर उसे शांत कराते हुए देखती है, तभी नहीं को उसके आयुष सर से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है, पर साथ में उसे नूर के लिए बहुत बुरा लगता है और उसकी चिंता भी होने लगती है। उस छोटी सी नूर ने तो आयु, युवी और अद्वितीय जैसे पत्थर दिल वाले लड़कों के दिल में अपने लिए प्यार जगाया था, तो नहीं उनके आगे क्या थी। नहीं भी नूर की क्यूटनेस और मासूमियत की शिकार हो चुकी थी। इधर वो प्रोफेसर अवस्थी अपने आप को अद्वितीय के कहर से बचाने के लिए प्रिंसिपल की तरफ देखता है और फिर दर्द में तड़पते हुए प्रिंसिपल से कहता है, सर प्लीज मुझे इनसे अद्वितीय बचाए। ये तो यहाँ के ओनर भी नहीं है और मुझे हार्म कर रहे हैं, प्लीज आप कुछ करिए सर। इससे पहले कि प्रिंसिपल कुछ बोलते वहां मौजूद एक प्रोफेसर उस प्रोफेसर अवस्थी की बात से सहमत होता है। तभी वो प्रोफेसर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, हाँ सर, प्रोफेसर अवस्थी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिस्टर सिंह यहाँ सिर्फ एक गेस्ट लेक्चरर है, ना वो इस कॉलेज के परमानेंट प्रोफेसर है और ना ही इस कॉलेज के फाउंडर ओनर। तो ऐसे में उन्हें कोई भी राइट नहीं है कि ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर को ऐसे चोट पहुंचाए। उस प्रोफेसर की बात सुनकर आयु और अद्वितीय दोनों का ही पारा चढ़ जाता है। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई भी उस प्रोफेसर से कुछ बोलता, वो लोग पीछे से एक आवाज सुनते हैं, भले ही अद्वितीय के पास कोई हक नहीं है, पर मेरे पास जरूर है। वो सब पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां अभी खुद युवी खड़ा था, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ये साफ साफ बता रहे थे कि वो अंदर से किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। युवी को वहां देखकर अभी उस प्रोफेसर की भी बोलती बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसे भी पता था कि युवी इस कॉलेज का फाउंडर था और उसके पास वो सभी राइट्स थे जो खुद प्रिंसिपल के पास भी नहीं थे। युवी किसी भी प्रोफेसर को यहां से निकाल सकता था, उसके साथ कुछ भी कर सकता था और उसके लिए कोई भी उसे सवाल नहीं कर सकता था। धन्यवाद। एपिसोड 68। युवी बिना समय गवाए नूर की तरफ आता है और फिर उसके बालों पर किस करते हुए उससे पूछता है, प्रिंसेस आप ठीक हो? तभी नूर अपनी नम आंखों से युवी की तरफ देखते हुए उससे कहती है, नो आई एम फीलिंग वेरी बैड स्टिंग ऑन माई एपिसोड एक बिग बी। तभी आयु नूर को हक करते हुए उससे कहता है, डोंट वरी बेबी, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, आप प्लीज रोइए मत। नूर बस आयु को हक किए हुए थी। तभी युवी उस प्रोफेसर की तरफ आता है और प्रोफेसर अवस्थी को घूरते हुए उससे कहता है, हाँ तो अद्वितीय इस प्रोफेसर अवस्थी को कुछ नहीं कर सकता, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो देखो। इतना कहकर युवी सीधे प्रोफेसर अवस्थी के फेस पर अपना तगा पंच देता है और फिर उसे इतना मारता है कि वो अधमरा सा हो जाता है। तभी युवी प्रोफेसर अवस्थी का कॉलर पकड़ के उसे उसके पैरों पर खड़ा करता है और फिर अपने दांतों को पिसते हुए उससे कहता है, तुम्हें पता भी है कि जिस लड़की पर तुमने अपना हाथ उठाया है वो कौन है? युवराज सिंह शेखावत की बहन है, उसकी जिंदगी है वो और तुमने उसे चोट पहुंचाई। छोड़ो, अभी इन बातों का कोई फायदा ही नहीं है। नाउ से बाय टू एवरीवन, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ वो करने जा रहा हूं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। युवी की बात सुनकर प्रोफेसर अवस्थी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर तभी उसके और बाकी सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल के शौक के लिए युवी प्रोफेसर अवस्थी को 3rd फ्लोर से नीचे फेंकता है। वैसे वो तीनों भाई थे ही ऐसे, पर जब से नूर उनकी लाइफ में आई है वो लोग नूर के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और पजेसिव हो गए थे। युवी के इस कदम को देखकर सब सुन्न हो जाते हैं और युवी उस प्रोफेसर की तरफ देखता है जिसने प्रोफेसर अवस्थी का साथ दिया था। तभी युवी उस प्रोफेसर की तरफ देखते हुए अपनी सर्द और रुड आवाज में उससे कहता है, तुमने भी उसका साथ दिया था तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपने कॉलेज से निकालता हूं और इसी के साथ मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम्हें अब किसी भी कॉलेज में कोई जॉब ना मिले। इतना कहकर युवी नूर की तरफ बढ़ता है, तो वही वो प्रोफेसर युवी के सामने हाथ जोड़ता है और रोते हुए उससे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे यहाँ से मत निकालिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं।
अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगा, अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। मैं मेरे घर में अकेला कमाने वाला हूँ सर, प्लीज ऐसा मत करिए। उस प्रोफेसर की रिक्वेस्ट सुनकर सबको उस पर तरस आता है, तो वही उन तीनों भाइयों के दिल में हल्की सी नरमी भी नहीं आती। वो तीनों बस उसे घूर रहे होते हैं। वही जब नूर उस प्रोफेसर की बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो उस प्रोफेसर की तरफ देखती है। जब नूर की नज़र उस प्रोफेसर पर पड़ती है तब उसे सच में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस वक्त वो प्रोफेसर नीचे जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, साथ में उसने अपने दोनों हाथ जोड़े हुए थे और वो रो भी रहा था। तभी नूर उसके पास आए हुए युवी की तरफ देखती है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछती है, बिग बी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे वो दोगे ना। वैसे उन तीनों को ही ये पता था कि नूर किस बारे में बात कर रही थी, पर फिर भी वो तीनों अनजान बनने का नाटक करते हैं। तभी युवी नूर के पास बैठते हुए उससे कहता है, हाँ प्रिंसेस, मैं आपकी सारी बात मानूंगा और आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो। तभी नूर उस प्रोफेसर की तरफ देखती है और फिर युवी की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आप प्लीज इनको प्रोफेसर यहाँ से मत निकालो ना। अगर आपने इन्हें निकाला तो ये अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। मुझे पता है बिग बी की भूख इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है। अपना पेट भरने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करने के लिए रेडी होता है। मैंने ये फील किया है और मैं नहीं चाहती कि इनके बच्चे भी उस दर्द से गुजरे, प्लीज बिग बी। नूर की बात सुनने के बाद उस प्रोफेसर को बहुत गिल्टी फील होता है, तो वही वहां मौजूद सभी लोगों को उनके कानों पर विश्वास नहीं होता कि ये लड़की इतनी समझदार होगी। पर तभी उन सब के चेहरों पर भी एक स्माइल आती है और उन तीनों भाइयों को तो उनकी छोटी सी नूर पर बहुत गर्व महसूस होता है। तभी अद्वितीय युवी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, इट्स ऑक। वैसे भी आप अपनी प्रिंसेस की बात को नहीं टाल सकते। युवी अपना सिर हिलाता है और उस प्रोफेसर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जॉब पर से नहीं निकाल रहा हूं, पर आगे से ध्यान रहे कि अगर तुम्हारी वजह से इसे नूर कुछ भी तकलीफ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो प्रोफेसर झट से अपना सिर हिलाता है। तभी युवी अयु और अद्वितीय की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, मुझे लगता है कि ये बात अभी मुझे इन सबको बता देनी चाहिए कि नूर हमारे लिए क्या है। मैं नूर को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। वो दोनों भी युवी की बात से सहमत होते हैं, तो वही नूर अपना छोटा सा मुंह बनाती है। तभी युवी नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है प्रिंसेस, और आप ट्रस्ट करते हो ना हम पर। नूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी युवी वहां मौजूद सबकी तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में उनसे कहता है, ओके, तो यहाँ अभी पूरा कॉलेज मौजूद है। मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। हाँ, तो मुझे आप सबको इस बच्ची का रियल इंट्रो कराना है। मीट हर, शी इज नूर सिंह शेखावत, मेरी छोटी बहन, और साथ में ही नूर अद्वितीय और आयुष के भी बहुत क्लोज है। तो अगर आप में से किसी ने भी फिर से नूर को परेशान करने की कोशिश की तो उसे सिर्फ मुझे ही नहीं पर साथ में इन दोनों को भी फेस करना होगा। हमारी जान है इसमें, तो इसके साथ बदतमीजी करने वालों को हम ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी सबने देख लिया, तो बी अवेयर। युवी की बात सुनकर सब शॉक तो होते हैं, पर फिर अपना सिर हिलाते हुए ये सर कहते हैं। तभी अयु उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, बैक टू यूवर क्लासेस स्टूडेंट्स। नूर के सभी क्लासमेट्स को छोड़कर सब स्टूडेंट्स वहां से अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और प्रिंसिपल को छोड़कर सब प्रोफेसर भी उनके काम में लग जाते हैं। तभी अयु नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, रैबिट, आपको घर जाना है या फिर कंटिन्यू करना है बेटा। तभी नूर उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, मुझे कंटिन्यू करना है, मैं फिर से अपने स्टडी का लॉस नहीं करना चाहती, प्लीज। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ओके बच्चे, आप अपनी कॉलेज कंटिन्यू करो, पर उससे पहले आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ऑइंटमेंट लगा देता हूं, वरना ये और भी बुरा हो जाएगा। इस पर आयु भी अद्वितीय की बात से सहमत होते हुए अद्वितीय से कहता है, हाँ, तुम इसे लेकर जाओ। वैसे भी अभी यहाँ मेरा ही लेक्चर है, तो तब तक रैबिट आ सकती है। तभी अयु नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नूर, आप अपना बैग यही रहने दो, वैसे भी एलिना है ना, तो वो ध्यान रखेगी। क्यों एलिना? तभी एलिना आयु की वजह से थोड़ा घबराते हुए उससे कहती है, हाँ सर, मैं ध्यान रखूंगी। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, उठाओ। नूर की बात को समझते हुए अद्वितीय नूर को उठाता है और अद्वितीय नूर को लेकर युवी के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाते ही आयु के चेहरे पर जितने भी सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे वो स्ट्रिक्ट और कोल्ड एक्सप्रेशन में चेंज हो जाते हैं। तभी आयु अपनी प्लेन और रुड आवाज में उन सब से कहता है, लेट्स स्टार्ट आवर सी एज स्टूडेंट्स। इधर आयु अपने काम में लग जाता है, तो उधर युवी के कैबिन में अद्वितीय नूर के गाल पर ऑइंटमेंट लगा देता है और फिर वो दोनों भाई नूर के माथे पर किस करते हैं और नूर वहां से अपने क्लासरूम की तरफ चली जाती हैं। जब नूर क्लास में आती है तो देखती है कि अभी भी आयु का लेक्चर चल रहा था। तभी नूर बाहर ही खड़े रहते हुए आयु से पूछती है, मे आई कम इन सर?
आयु उसे अंदर आने की परमिशन देता है और वापस अपने काम में लग जाता है। इस लेक्चर के दौरान सभी स्टूडेंट्स को एक बात तो पता चल जाती है कि लेक्चर टाइम में आयु के लिए नूर भी उसके बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही थी और वो नूर को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था और सभी स्टूडेंट्स को आयु की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो सबको इक्वल ट्रीट कर रहा था। ऐसे ही ये कॉलेज टाइम बीत जाता है और नूर अलीना के साथ अपने क्लासरूम से बाहर आती हैं। तभी उन दोनों को निही और उसकी टीम भी मिलती है। तभी निही नूर के पास आते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछती है, नूर आप अभी ठीक हो? बहुत तकलीफ हो रही है क्या आपको? निही की केयर देखकर नूर को अच्छा लगता है। तभी नूर निही का हाथ पकड़ते हुए अपनी एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, दीदू मैं अभी ठीक हूँ और देखो अभी तो स्वेलिंग भी नहीं है। निही भी नूर के गाल की तरफ देखती है और फिर एक चैन की सांस लेती है। उतने में ही वहां आयु आता है और नूर को अपने पास खींचता है। आयु भी सबसे पहले नूर का गाल चेक करता है और फिर नूर के माथे पर एक किस करते हुए उससे कहता है, थैंक गॉड रैबिट आप ठीक हो वरना मैंने उस प्रोफेसर अवस्थी की जान ले लेनी थी। इस पर नूर आयु को हक करते हुए उससे कहती है, बिग बी और अदू ने उन्हें मारा ना भैयू, तो अभी छोड़ो उन्हें उनकी पनिशमेंट मिल गई। वैसे वो दोनों कहाँ है और आप यहाँ क्या कर रहे हो, घर नहीं गए आप? तभी आयु नूर की नाक खींचते हुए उससे कहता है, आपके बिग बी और अदू एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए हैं और उन्हें शायद बहुत देर हो जाएगी, मतलब वो लेट नाइट तक आएंगे तो आज आप भैयू के साथ रहोगे। रही मेरी बात तो रैबिट मैं आपका वेट कर रहा था, क्योंकि अभी सबको पता चल चुका है तो अब से आप कॉलेज के अंदर भी हमारे साथ ही आओगे और जाओगे भी। आयु की बात सुनकर नूर अपना सिर हिलाती है और आयु के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है। इस वक्त वहां सिर्फ ड्रीम अचीवर ग्रुप अलीना, नूर और आयु ही थे और आयु को पहली बार हल्का सा ही सही पर मुस्कुराते हुए देखकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और निही के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तभी वहां प्रिंसिपल सर आते हैं और उन सबको वहां देखकर उनसे पूछते हैं, अरे वाह, सब बच्चे यहाँ पर। तभी आयु प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए उन्हें बताता है, हाँ अंकल मैं नूर के लिए रुका हुआ था। अब आपसे क्या छिपा है, आप तो हम तीनों को जानते हो, तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये नूर हमारी लाइफलाइन है, हमारी जान है। इतना कहकर आयु नूर को कस के हक करता है और उसके माथे पर किस करता है। तभी प्रिंसिपल नूर की तरफ देखते हुए अपनी एक स्माइल के साथ उससे कहते हैं, तभी आपने बहुत समझदारी वाला काम किया है बेटा और मैं बहुत खुश हूं कि आप इस कॉलेज में हो। आप बहुत प्यारे हो नूर। तभी निही भी एक बड़ी सी स्माइल के साथ प्रिंसिपल से कहती है ना डैड? ये बहुत क्यूट है। तभी नूर हंसते हुए प्रिंसिपल से कहती है, थैंक यू सर। तभी प्रिंसिपल नूर की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहते हैं, प्रिंसिपल मैं कॉलेज टाइम में हूँ बेटा, अभी आप मुझे अंकल बुला सकती हो जैसे ये तीनों अद्वितीय, आयु और युवी मुझे बुलाते हैं। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए उनसे कहती है, शो अनके। धन्यवाद। एपिसोड 69। तभी प्रिंसिपल नूर के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए आयु से कहते हैं, आयुष कभी इस क्यूट सी परी को घर पर लेकर आना, मुझे और निही को बहुत अच्छा लगेगा। तभी निही भी उनकी बात में हामी भरते हुए आयु से कहती है, हाँ प्लीज आयुष सर। निही की बात सुनकर आयु कुछ सेकंड्स के लिए निही की तरफ देखता है, पर फिर वो तुरंत अपनी नजरें कहीं और घुमा देता है। निही को थोड़ा बुरा तो लगता है पर वो अपने चेहरे पर दिखाती नहीं है। नूर बस निही की तरफ ही देख रही थी और उसे पता चल रहा था कि निही को हट हो रहा है। तभी नूर निही और आयु की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे पता है दिदू भैयू से बहुत प्यार करती हैं और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे दिदू की, आपके अलावा मैं किसी भी छिपकली को अपने भैयू के पास आने भी नहीं दूंगी। भैयू सिर्फ आपके ही है रहेंगे और इस बात का ध्यान मैं खुद रखूंगी। तभी नूर आयु की तरफ देखकर क्यूटली अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उससे कहती है, भैयू आप मुझे लेकर चलोगे ना अंकल और दिदू के घर, क्योंकि बिग बी और अदू तो बिजी रहते हैं, तो आप मेरे साथ चलना ओके। तभी आयु नूर के दूसरे गाल पर किस करते हुए उससे कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर भैयू की जान। अभी चले घर, क्योंकि मुझे आपका टमी फिल करना है, आपके अदू ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनकी एंजल भूखी नहीं रहनी चाहिए। नूर अपना सिर हिलाती है। तभी आयु प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, ओके अंकल अभी हम चलते हैं। नूर सबसे पहले अलीना और ड्रीम अचीवर ग्रुप निही को छोड़कर की तरफ देखती है और उनसे कहती है, बाय गाइज कल मिलेंगे। वो भी नूर को बाय करते हैं। तभी नूर निही और प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, बाय दिदू बाय अंकल। उनको बाय बोलकर नूर आयु के साथ चली जाती हैं। कुछ देर बाद पैराडाइस में आयु नूर की तरफ देखता है और नूर को उसकी बैग देते हुए उससे कहता है, रैबिट आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम कुछ खाएंगे ओके। नूर बस अपना सिर हिलाती है और फिर उसके अद्वितीय रूम की तरफ जाती हैं। आयु भी उसके रूम में जाता है और फिर कुछ देर बाद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है। आयु के वॉशरूम जाते ही नूर आयु के रूम में आती है, क्योंकि आयु ने रूम लॉक नहीं किया था।
नूर ने सिर्फ अपनी बैग उसके अद्वितीय रूम में रखी थी और फिर वो सीधे आयु के रूम में आ गई थी। जब नूर आयु के रूम में आती हैं, तभी उसे आयु वहां नहीं दिखता, पर फिर उसे वॉशरूम से पानी की आवाज आती है। पानी की आवाज सुनकर नूर खुद से कहती है, शायद भैयू शॉवर ले रहे हैं। इतना कहकर नूर चुपचाप बेड पर जाकर लेट जाती हैं और कुछ 5 मिनट बाद आयु वॉशरूम से बाहर निकलता है। इस वक्त उसकी कमर पर सिर्फ उसका टॉवल था। वॉशरूम से बाहर आते ही आयु की नज़र नूर पर पड़ती है, जो अभी अपने क्यूट क्यूट से फेसेस बना रही थी। नूर को रूम में देखकर, और वो भी इस वक्त जब आयु सिर्फ टॉवल में था, आयु को कोई भी शॉक नहीं लगता और ना उसे नूर की वजह से कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि इतने समय में वो तीनों भाई नूर के आसपास पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुके थे। आयु को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अगर आयु के जगह पर अद्वितीय और यूवी होते तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी आयु नूर की तरफ देखता है, जो अभी अपनी किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। आयु नूर की तरफ देखता है और फिर अपने मन में सोचता है, ओ गॉड, इस लड़की ने तो चेंज भी नहीं किया। तभी आयु नूर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उससे कहता है, रैबिट। पर नूर उसकी आवाज ही नहीं सुनती, तो आयु फिर से उसे आवाज लगाता है, पर तब भी नूर का ध्यान आयु की तरफ नहीं जाता। तभी आयु अपना सिर हिलाते हुए नूर के पास आता है और फिर अपना हाथ उसके गाल पर रखता है। आयु ने जस्ट अभी शॉवर लिया था, वो भी ठंडे पानी से, तो इसी वजह से उसकी बॉडी भी थोड़ी ठंडी सी थी। तो जब आयु नूर को टच करता है, तभी नूर एकदम से हड़बड़ा जाती है और चीख पड़ती है। नूर को इतना डरा हुआ देखकर आयु झट से उसे हक करता है, क्योंकि इस वक्त उसके लिए उसकी बहन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तभी आयु नूर की बैक को रब करता है और साथ में उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, रिलैक्स बेटा, देखो मैं हूं और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है रैबिट, तो आप डर क्यों रहे हो। तभी नूर आयु की तरफ देखती है और अपना पाउट बनाते हुए उससे कहती है, वो आपने मुझे ठंडा हाथ लगाया इसीलिए मैं डर गई भैयू, सॉरी। तभी आयु अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, इट्स ओके नूर। अच्छा, मैंने आपसे बोला था कि फ्रेश हो जाओ और देखो आप तो वैसे ही हो, क्यों। तभी नूर फिर से आयु को हक करती हैं और अपनी आंखें बंद करते हुए उससे कहती है, मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है भैयू, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। मुझे सिर्फ थोड़ी देर सोना है और इसीलिए मैं यहाँ आ गई। भैयू, आपको बुरा नहीं लगा ना कि मैं ऐसे ही बिना आपकी परमिशन के आपके रूम में आ गई। तभी आयु नूर को खुद से थोड़ा अलग करता है और उसकी नाक को टैप करते हुए उससे कहता है, आप बुद्धू हो रैबिट, मुझे बुरा क्यों लगेगा। आप मेरी छोटू सिस्टर हो और आप कभी भी मेरे रूम में आ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रही बात आपकी, तो बेबी आपको थकान महसूस हो रही है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फ्रेश हो जाओ। एक काम करो, आप मेरे वॉशरूम में जाओ और शॉवर ले लो, फिर कुछ खाकर यही सो जाना। नूर अपना सिर हिलाती है और आयु की तरफ देखती है और फिर आयु से रिक्वेस्ट करती है, भैयू मुझे वापस नहीं जाना, तो प्लीज आप रूम से मेरे कपड़े ला दो ना। आयु नूर की तरफ देखता है और फिर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी नूर एक प्यारी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, भैयू जैसे आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना, वैसे ही मैं आपके और बिग बी के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। मुझे पता है कि हमारी सोसाइटी और उनकी सोच इतनी फ्री नहीं है कि वो लोग एक लड़की को ऐसे एडल्ट लड़कों के साथ अकेला देखकर चुप रहे और कुछ बातें ना बनाए, पर मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आप तीनों पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। मुझे पता है लोगों को बताने के लिए आप और बिग बी मुझे आपकी सिस्टर कहते हो, बट असल में आप मुझे सिस्टर की तरफ नहीं पर अपनी बेटी की तरह प्यार करते हो। अगर आप दोनों आयु और यूवी का बस चले तो आप खुद को मेरे ऑफिशियल फादर अनाउंस कर दोगे, और अदू तो है ही मेरे डैडा, मतलब मेरे पास 3 डैडा है। इतना कहकर नूर अपनी ही बातों पर हंसने लगती हैं, तो वही नूर की बातें सुनकर आयु की आंखों में और उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आती है। तभी आयु नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, हाँ आप हमारे लिए हमारा छोटा और क्यूट सा बच्चा ही हो, और कोई भी पेरेंट्स उनके बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते। अभी आप जाओ शॉवर ले लो, मैं आपके कपड़े लेकर आता हूँ। नूर आयु को सैल्यूट करती है और फिर अपनी ड्रामेटिक आवाज में उससे कहती है, ओके भैयू। आयु नूर की शैतानी पर हंसता है और फिर उसके गाल पर किस करते हुए उससे कहता है, नाउ गो रैबिट। नूर वहां से वॉशरूम में जाती हैं और इधर आयु अपना शॉर्ट पहनता है, पर वो ऊपर कोई भी शर्ट या टी शर्ट नहीं पहनता। आयु अद्वितीय के रूम में जाता है और फिर वहां से नूर के कपड़े लेकर वापस आता है। तभी आयु रूम से ही चिल्लाते हुए नूर से कहता है, रैबिट मैंने आपके कपड़े बेड पर रख दिए हैं और मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ। जब आपका हो जाए आप मुझे बुला लेना। अंदर से नूर सिर्फ हाँ भैयू बोलती है और आयु रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद नूर रूम में आती है और बेड पर रखे कपड़े लेकर अंदर आयु के क्लोजेट रूम में चली जाती हैं। जब नूर चेंज कर लेती है तभी वो आयु को अंदर बुलाती है। आयु जब अंदर आता है तभी उसका ध्यान नूर के बालों पर पड़ता है, जो अभी पूरी तरह से गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था।
ये देखते ही आयु परेशान हो जाता है और झट से एक सूखा टॉवल लेकर नूर के पास आता है। आयु नूर को एक चेयर पर बिठाता है और खुद उसके पीछे खड़े होकर उसके गीले बाल पोंछने लगता है। नूर के बालों को पोंछते हुए आयु नूर पर थोड़ा गुस्सा होते हुए उससे कहता है, ये क्या है और आपने अपने बाल ऐसे गीले छोड़ दिए क्यों नूर? याद है ना आपको कि लास्ट टाइम क्या हुआ था और अदू से आपने डांट भी खाई थी, फिर भी आपने आज वही गलती की प्रिंसेस। अगर अदू को पता चला तो वो फिर से डांटेगा आपको। तभी नूर आयु की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में उससे कहती है, वो मुझे पता है कि अगर ये मैं नहीं करूंगी तो आप कर दोगे और मुझे ये नहीं करना था तो बस ऐसे ही छोड़ दिया। तभी आयु उसके ड्रेसिंग टेबल से उसका हेयर ड्रायर लेता है और नूर के बाल ड्रायर से सुखाते हुए उससे कहता है, मैं बता रहा हूँ आपको रैबिट, आप बहुत शैतान होते जा रहे हो पर ध्यान रहे अदू से संभल कर क्योंकि उसके आगे हम भी बोल नहीं पाते तो कभी उसे गुस्सा नहीं दिलाना वरना मैं और आपके बिग बी भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। नूर के बालों को पूरी तरह से सुखाने के बाद आयु उनके लिए कुछ खाने को मंगवाता है पर नूर अपने लेजीनेस की वजह से कुछ नहीं खाती। तभी आयु जबरदस्ती से उसे थोड़ा बहुत खिला देता है और खुद भी खाता है। जब उनकी पेट पूजा हो जाती है तभी नूर सीधा बेड पर लेट जाती हैं और आयु उसे बेडशीट से कवर करता है। आयु नूर के माथे पर किस करता है और अपना फोन लेकर सोफे की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी नूर बेड पर उठकर बैठती है और अपने आंखों को रब करते हुए अपनी चिड़ी हुई आवाज में उससे कहती है, भैयू। आयु पीछे मुड़कर नूर की तरफ देखता है और फिर नूर को ऐसे देखकर आयु के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आती है। तभी आयु वापस बेड के पास आता है और अपना फोन साइड में रखते हुए नूर के पास लेट जाता है। तभी आयु अपने बाहों को खोलते हुए नूर से कहता है, कम बेबी प्रिंसेस। नूर झट से आयु को हग करती है और उसकी बाहों में लेटती है। आयु पहले उन दोनों को अच्छे से कवर करता है और फिर वो नूर को हग करते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है और कुछ ही देर में नूर सो जाती हैं। इस वक्त नूर का फेस आयु के नेकेड चेस्ट में होता है। आयु भी कुछ देर तक नूर के बाल सहलाता है कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। आयु उसका फोन चेक करता है और देखता है कि ये अद्वितीय का कॉल था, तो आयु अद्वितीय का कॉल रिसीव करता है और उससे कहता है, हाँ अदू बोल। तभी उधर से अद्वितीय अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, भाई मेरी एंजल कैसी है और उसे अभी भी तकलीफ हो रही है क्या? क्या कर रही है वो? उसने कुछ खाया या नहीं? अद्वितीय के इतने सवालों को सुनकर आयु के चेहरे पर एक स्माइल आती है। तभी आयु एक बार उसकी बाहों में सोई हुई नूर की तरफ देखता है और फिर अद्वितीय से कहता है, अदू पहले सांस तो ले ले बेबी और चिंता मत कर, तेरी नूर बिल्कुल ठीक है। हाँ उसे थोड़ी थकान सी हो रही थी पर उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो मैंने उसे शॉवर लेने के लिए कहा और उसके बाद मैंने उसे थोड़ा खाना भी खिला दिया। अभी ये छोटा सा रैबिट चैन से सो रहा है और मैं भी उसके पास ही हूँ, तू डर मत। तभी अद्वितीय एक चैन की सांस लेते हुए आयु से कहता है, थैंक यू भाई, पर प्लीज आप उसके पास से उठना मत वरना वो भी अपनी नींद से उठ जाएगी। धन्यवाद। एपिसोड 70। अगले दिन इस वक्त नूर ड्रीम अचीवर ग्रुप और अलिना के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठी हुई थी। वो सब उनका फूड एंजॉय कर रहे थे और साथ में बहुत हंसी मजाक भी कर रहे थे। अभी नूर के साथ साथ अलिना भी कॉलेज के सबसे फेमस और डेंजरस ग्रुप के करीब हो चुकी थी। नूर और अलिना दोनों ही उन लोगों से कंफर्टेबल हो गए थे। वो लोग अपनी बातों में लगे ही थे कि तभी उन सब के कानों पर पीछे बोल रही कुछ लड़कियों की बातें पड़ती है। एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, तुमने देखा कैसे ईशा मैम आयुष सर से क्लोज होने की कोशिश कर रही थी? उस लड़की की बात सुनकर निही के फेस पर गुस्सा और उदासी छा जाती हैं। तो वही नूर भी गुस्से की आगे में जलने लगती हैं। पर उनके अगले शौक के लिए दूसरी लड़की पहली वाली से कहती है, हाँ और तो और वो काया भी अद्वितीय सर को अपने प्यार के जाल में फंसाने की प्लानिंग कर रही हैं। उन दोनों लड़कियों की बातें सुनकर अलिना और टीम उन दोनों नूर और निही की तरफ देखते हैं। वो दोनों ही अभी उनके गुस्से की आग में किसी ज्वालामुखी की तरफ फटने वाली थी। तभी नूर गुस्से में उस बेचारे टिश्यू को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए निही से कहती है, हाउ डरे दे डिडू। मतलब वो दोनों हमारे बॉयज को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। दिदू आई स्वेयर टू गॉड मैंने उन चुड़ैलों को छोड़ना नहीं है, मैं खुद अपने हाथों से उनका मर्डर करना चाहती हूँ। दिदू आपको उस ईशा मैम पर गुस्सा नहीं आ रहा क्या? वो आपके आयुष सर के करीब जाने की कोशिश कर रही है, उन्हें आपसे छीनने की कोशिश कर रही हैं। नो मैं मेरे भैयू को आपके अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकती, मैं उस ईशा का मुंह तोड़ दूंगी। तभी निही नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, शांत प्रिंसेस। किसने कहा कि मैं उस पागल को सर के पास जाने के लिए ऐसे ही छोड़ूंगी? नहीं उसकी मैंने बैंड ना बजा दी तो बोलना। पर सबसे पहले हम इस काया से निपटते हैं, उसे भी तो पता चले कि जबरदस्ती किसी के स्पेशल वन को ऐसे छीनते नहीं है और अगर ऐसा होता है तो उसका अंजाम क्या होता है। तभी आस्था नूर और निही की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, लेट्स गो। हम भी तुम दोनों के साथ चल रहे हैं।
सब अपना सिर हिलाते हैं और अपनी अपनी जगह पर से उठने ही वाले होते हैं कि तभी नूर उन सबसे कहती है, रिलैक्स गाइज। मैं और दिदू काफ़ी है उन दोनों को सबक सिखाने के लिए, और अगर फिर भी हमें लगा कि हमें आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे, ओके। वो सब बस अपना सिर हिलाते हैं। तभी नहीं अपनी जगह पर से उठती है और नूर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए अपनी शैतानी स्माइल के साथ नूर से पूछती है, चले क्यूटी पाई, हमें हमारा मिशन पूरा करना है उन दोनों चुड़ैलों को मजा चखाने का। तभी नूर नहीं का हाथ पकड़ते हुए खड़ी होती हैं और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। इधर नूर नहीं की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, दिदू ये काया कहाँ होगी इस वक्त। तभी नहीं अपना मुंह बनाते हुए नूर से कहती है, मुझे पक्का यकीन है कि इस वक्त वो डम्ब हेड गर्ल जरूर वॉशरूम में टच अप कर रही होगी, ताकि वो अपने उस मेकअप से भरे प्लास्टिक के फेस से लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। तभी नूर थोड़ी डरी हुई आवाज में नहीं से कहती है, दिदू अगर वो मेरे अदू के साथ कुछ। इससे पहले कि नूर आगे कुछ बोलती नहीं उसे हक करती है और उसकी बैक को रब करते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे कहती है, आप अद्वितीय सर पर ट्रस्ट करते हो ना। नूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी नहीं छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहती है, तो बस वो कभी भी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। मैंने खुद देखा भी है और फील भी किया है कि वो आपसे पागलों की तरफ प्यार करते हैं। ऐसे में कोई भी उन्हें आपसे छीन नहीं पाएगा, कोई आप दोनों के बीच नहीं आएगा। तभी नूर भी अपना सिर हिलाते हुए नहीं से कहती है, शायद आप ठीक कह रहे हो दिदू, पर मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं और ना ही आप उस ईशा को छोड़ना। वो भी अपना सिर हिलाती है और वो लोग थोड़ी प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन दोनों को अद्वितीय के चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और वो नहीं की तरफ देखते हुए उससे कहती है, ये तो अदू की आवाज है। नहीं भी अपना सिर हिलाती है और वो दोनों उस तरफ जाते हैं जहां से अभी अद्वितीय की आवाज आ रही थी। यहां तक कि वहां अभी सभी स्टूडेंट आ जाते हैं। जब नूर और नहीं वहां आते हैं तभी उनकी नजर अद्वितीय पर पड़ती है जो अभी काया का हाथ बहुत टाइटली पकड़े हुए था। काया को देखकर नूर उस काया को घूरने लगती हैं, तो वही नहीं नूर के कान में कहती है, आई एम श्योर कि इसने कुछ तो ऐसी वैसी हरकत की होगी तभी अद्वितीय सर इतने गुस्से में है। शी इज सुपीसोड बाय हेच एवेज रेडी टू एसीप अराउंड विथ बॉयज डिस्गस्टिंग। नहीं की बात सुनकर नूर भी अपना गंदा सा मुंह बनाती है, पर तभी अद्वितीय की बात नूर के कानों पर पड़ती है। अद्वितीय उस काया को अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से घूरता है और अपनी डिप सर्द आवाज में उससे पूछता है, How fucking dare you to episode me from very unappreciated way and how you tried to kiss me, you by तारान कनेच। तुम मुझे अपनी तरह गिरा हुआ समझती हो क्या? अद्वितीय की बात सुनकर नूर की आंखें फटी और मुंह खुला रह जाता है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वैसे वो सब सुनते ही नूर के बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो जाती है और वैसे भी नूर की जगह अगर कोई दूसरी लड़की भी होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती। तभी नूर बिना कुछ सोचे समझे उनकी अद्वितीय और काया तरफ आती हैं। तभी अद्वितीय की नज़र नूर पर पड़ती है और वो ये सोचकर घबरा जाता है कि नूर उसे गलत ना समझ ले, पर अद्वितीय और साथ में वहां मौजूद सभी के अगले शौक के लिए नूर उस काया को अपनी तरफ टर्न करती हैं और फिर सीधे उसके मेकअप से भरे हुए फेस पर अपना एक पंच देती हैं। नूर के सड़न पंच और काया के हिल्स की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और धड़ाम से नीचे फर्श पर अपने मुंह के बल गिरती हैं। नूर का ये रूप देखकर सब शॉक होते हैं और अद्वितीय बस नूर की तरफ देखता है। तभी वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, पर उससे पहले नूर उससे कहती है, आई ट्रस्ट यू। ये 3 वर्ड सुनते ही अद्वितीय के दिल को सुकून मिलता है, तो वही आयु के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आती है जिसे नहीं नोटिस करती हैं। नहीं बस आयु की तरफ ही देख रही होती हैं और तभी आयु को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती हैं, तो वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर नहीं पर आकर रुकती है और उनका आई लॉक होता है। पर कुछ सेकंड्स बाद आयु झट से अपनी नजरें दूसरी तरफ मोड़ लेता है और नहीं के चेहरे पर फिर से उदासी छाती है। जब नहीं का ध्यान आयु पर नहीं होता तभी आयु एक बार के लिए चुपके से नहीं को देखता है। उस बेचारे को अभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ था कि उसके भी दिल में नहीं के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स हैं। आयु अपनी दुनिया में खोया हुआ था कि तभी नूर की आवाज उसे उसकी दुनिया से बाहर लाती है। नूर उसके आगे खड़ी काया की गर्दन पकड़ती है और गुस्से में उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के स्पेशल वन पर अपनी गंदी नजर डालने की और उन्हें छूने की। तभी काया थोड़ी तेज सांसें लेते हुए नूर से पूछती है, मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो? तभी काया नूर की तरफ झुकते हुए उसकी कान में कहती है, तुम्हें पता है अद्वितीय सर कितने ज्यादा हॉट एंड सेक्सी है, तो मैं उन्हें अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। वैसे काया की बात सिर्फ नूर को सुनाई देती है और उसकी बात सुनकर नूर को गुस्सा भी आता है और उसके मन में अद्वितीय को लेकर एक अजीब सा डर भी पैदा होता है।
तभी नूर उस काया के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए उससे कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। बीसीओज ही इज माइन एंड आई ओवर हिम। सुना तुमने, अद्वितीय सिंह सिर्फ और सिर्फ नूर सिंह शेखावत के हैं और मैं उनके लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। इतना कहकर नूर उस काया को नीचे फर्श पर पुश करती हैं। नूर की बात से पूरा कॉलेज शॉक होता है, पर आयु, अलिना और टीम के चेहरे पर अभी स्माइल होती है। वहीं दूसरी तरफ अद्वितीय को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि नूर ने पूरे कॉलेज के सामने कन्फेस किया है कि वो अद्वितीय से प्यार करती हैं। तभी वो काया किसी बेशर्मों की तरह हंसते हुए नूर से कहती है, ओह, तो मतलब तुम मुझे ये सब बताओगी और मैं मान लूंगी, ऐसा लगा तुम्हें? मुझे पक्का यकीन है कि ये एक तरफा प्यार होगा जो तुम अद्वितीय सर से करती हो। अद्वितीय सर तुमसे प्यार कर ही नहीं सकते, तुम बस बातें बना रही हो। उसकी बात सुनकर नूर को रियलाइज होता है कि अद्वितीय ने अब तक बाहर किसी के भी आगे नूर से उसका लव कन्फेस नहीं किया था। तभी नूर बस अद्वितीय की तरफ देखती है और उसे चुप देखकर नूर को थोड़ा सा हट फील होता है और वो काया उस पर हंसने लगती हैं। पर तभी अद्वितीय नूर के पास आता है और फिर वहां मौजूद सबको एक बहुत बड़ा झटका देते हुए वो नूर की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और उसे डायरेक्टली किस करने लगता है। अद्वितीय का ये स्टेप देखकर सबकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही अलिना और टीम के चेहरे पर एक नॉटी सी स्माइल होती है, तो आयु उन दोनों के ऐसे देखकर बस स्माइल करता है। वैसे अद्वितीय और नूर की किस बस 2 मिनट की थी, पर ये उन सब का मुंह बंद करने के लिए काफी थी, जो अभी सोच रहे थे कि नूर हवा में बातें कर रही थी। तभी अद्वितीय नूर को हक करते हुए काया और साथ में उन सब की तरफ देखते हुए अपनी रुड आवाज में उनसे कहता है, आई होप कि अभी आप सबको नूर की बातों पर यकीन आ गया होगा और आप फिर से उसे कुछ पूछने की या उसे नीचा दिखाने की कभी कोशिश नहीं करोगे। जितना प्यार मैं अपने आप से नहीं करता उतना इससे करता हूं, और अगर किसी ने भी इसके बारे में कुछ भी बुरा सोचने की या फिर करने की कोशिश की तो यू नो मी राइट। सब अपना अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और तभी अद्वितीय उस काया की तरफ देखते हुए उससे कहता है, यू बाई तारानकनेच। Just get ost in front of my sight before I do something very worst with you and trust me I never ever going to regret for this। अद्वितीय की इतनी डरावनी धमकी सुनकर काया वहां से अपनी जान बचाते हुए चली तो जाती हैं, पर उसके दिल में अभी बदले और नफरत की आग जलने लगती हैं। वो अपने मन ही मन ठान लेती हैं कि वो इन सब का, अपने इंसल्ट का बदला नूर से लेकर ही रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। धन्यवाद।